तो वो डॉक्टर छाया के पास लेकर आई, लेकिन सर 2 महीने पहले के जख्म अभी भी वैसे ही हैं और उसके फ्रॉक पर वही खून के धब्बे हैं जो अब हैं। अरे ये कहाँ चली गई? सर मैं यहीं लेटाकर आपके पास आई थी, कहीं फिर से तो नहीं भाग गई? नहीं, हॉस्पिटल में कहीं नहीं है। दूसरी बार लड़की बेड से उठकर गायब हो जाती है, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे क्या मालूम मैम। आपकी वो पेशेंट जो बच्ची को लेकर के आई थी वो कौन है? सलमा अख्तर नाम है उसका, स्कॉलियोसिस का ट्रीटमेंट करवा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बच्ची उनके पीछे पीछे ही चली गई हो? नहीं डॉक्टर, वो मेरे साथ तो नहीं आई, और ऐसे जा कहाँ सकती है वो? आपने हॉस्पिटल में ठीक से चेक किया ना? जी सलमा जी, हमने सब जगह देख लिया, कहीं भी नहीं। डॉक्टर छाया वो तकलीफ में लग रही थी, उसे मदद की जरूरत थी। समझती हूँ सलमा जी, पर पता नहीं कैसे हमारे हॉस्पिटल से वो 2 बार गायब हो गई। आप लोगों ने कहा था संभालेंगे उसे, मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसके फ्रॉक में खून के धब्बे थे, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। आई एम सॉरी सलमा जी, हम पुलिस कंप्लेन लॉन्च करेंगे। पुलिस वाले भी लास्ट टाइम यही कह रहे थे कि कोई नाम नहीं, फोटो नहीं, डिटेल नहीं। ऐसे कैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उस बच्ची को ढूंढ लेंगे? इस बार तो लापरवाही की हद हो गई रंजना। पूरा वार्ड भरा हुआ है, मुझे दूसरे पेशेंट्स को भी देखना होता है। रंजना, लेकिन एक बार ऐसा हो चुका था तो दूसरी बार हमें ज्यादा ध्यान रखना चाहिए था। वो लड़की मानसिक रूप से कमजोर थी, शायद भिकारन थी, इसीलिए 2 बार गायब होने से इस हॉस्पिटल में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसकी जगह अगर कोई और होता तो हल्ला मच जाता, हमारे हॉस्पिटल की रेपुटेशन खराब हो जाती। तुमसे थोड़ी सी ही उम्र उसकी ज्यादा होगी रुबीना, पर बच्ची थी वो। सलमा, हॉस्पिटल ले जाने की बजाय चाइल्ड सपोर्ट सेंटर में फोन कर देना था। मेरे पास उनका नंबर ही नहीं था, और सच कहूँ फिरोज, मुझे उस वक्त उनके बारे में सूझा ही नहीं। अम्मी उस लड़की के कोई ना कोई घर वाले जरूर होंगे, वो घर चली गई होगी और वो लोग इसकी टेक केयर करेंगे। काश ऐसा होता बेटा, पर मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ होगा। फिरोज, मुझे लगता है कि उसका कोई है ही नहीं। वो मेडिकल शॉप वाला कह रहा था कि वो बच्ची कई दिनों से उसकी दुकान के बाहर बैठी रहती थी अकेली, और नर्स भी कह रही थी कि उसने 2 महीने पहले जब उस लड़की को देखा था उसने वही फ्रॉक पहनी थी, वैसे ही घाव थे। तो हॉस्पिटल की लापरवाही है इसमें। उन्होंने सोचा होगा इस पेशेंट से कुछ मिलने वाला नहीं है, इतना ध्यान ही नहीं दिया होगा। पर मुझे तो गिल्ट फील हो रहा है फिरोज, मुझे वहां रुकना चाहिए था, कम से कम उसके ट्रीटमेंट शुरू होने तक। अब सो भी जाओ सलमा, जिसकी किस्मत में जो लिखा है उसे तुम या मैं बदल नहीं सकते। मेरी किस्मत में उसकी मदद करना लिखा था शायद, जो मैं ठीक से नहीं कर पाई फिरोज। जितना तुम कर सकती थी तुमने किया। आजकल के जमाने में हम सबकी इंसानियत लिमिटेड है। अरे कितने लोगों ने तो उस लड़की की तरफ ध्यान भी नहीं दिया होगा। सो जाओ। क्या ये मेरी किस्मत थी या उस बच्ची की, जो वो मेरी नजर में आई, मैं उस तक पहुंची, उसके लिए फिक्र महसूस की, और अब उसके हाल को लेकर परेशान हूं। 2 अजनबियों की जिंदगियां इस तरह से कैसे बन जाती हैं? ये किस्मत का खेल, एक इत्तेफाक है या फिर कायनात का कोई दस्तूर है? भैया ऑटो मोड़िए जरा। बस रोक दीजिए। कैसी हो तुम? हॉस्पिटल से क्यों भाग गई? साथ चलोगे मेरे? इलाज कराऊंगी तुम्हारा, ठीक हो जाओगी तुम। चलोगी? फिरोज, जो बच्ची हॉस्पिटल से गायब हुई थी वो मुझे फिर से मिल गई। मैंने बोला था ना, किस्मत का लिखा कोई नहीं रोक सकता। चाइल्ड सपोर्ट सेंटर का नंबर दूं? अरे बात हो गई है मेरी, मैं इस बच्ची को लेकर उनके ही ऑफिस जा रही हूँ।
सलमा जी, आपने इसे यहाँ लाकर बिल्कुल सही काम किया है। वैसे इसके परिवार वगैरह के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? जी नहीं, पर मुझे लगता है इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है बच्ची की देखभाल। इसके पाँव में घाव है और मुझे लगता है कि इसके पीरियड्स भी चल रहे हैं। हमारी एक कंसल्टिंग गायनेक है, वो बस आती ही होंगी। वो इनिशियल एग्जामिनेशन कर लेगी तो पता चल जाएगा। मैं इसके लिए कुछ नए कपड़े खरीदना चाहती उसकी जरूरत नहीं है, वो सब कुछ हम अरेंज कर लेंगे। आप इसे यहाँ तक ले आए, यही बहुत बड़ी बात है। खुशबू जी, आपकी कंसल्टिंग गायनेक अभी पहुंची नहीं? पहुंचती ही होगी, आप बैठिए ना। सलमा जी, जिस अटेंडेंट ने लड़की के कपड़े चेंज किए उसने कहा कि लड़की पीरियड में नहीं है। पर उसकी फ्रॉक में तो खून के धब्बे हैं, आपने भी तो देखे हैं। हाँ, देखे मैंने। वैसे तो डॉक्टर आके एग्जामिन करेगी तभी कुछ कंफर्म पता चल पाएगा, लेकिन अटेंडेंट कह रही थी कि लड़की के प्राइवेट पार्ट्स पर घाव है, गहरे घाव। हेलो बेटा, मेरा नाम रितु है। आपका नाम क्या है? मैं सिर्फ एक बार तुम्हें चेक करूंगी, हाँ? फिर अब अच्छी चीजें मंगाएंगे खाने के लिए, शरबत मंगाएंगे। हाँ, कुछ नहीं। आजा, सुनो मेरी आराम से। डरो मत, ये डॉक्टर आंटी तुम्हें ठीक कर देंगी। एकदम दर्द नहीं होगा, बस थोड़ी देर लेट जाओ। हाँ, लेट जाओ बच्चा, संभाल के। हम सब तुम्हारे दोस्त है, दोस्त समझती हो ना? मैं सिर्फ एक बार तुम्हें चेक करूंगी, ठीक है? खाना आ रहा है, आराम से खाएंगे। ये पुलिस केस बनता है। हाँ बिल्कुल, और अननेचुरल रेप हुआ है। बेचारी बोल भी नहीं पाती है, किसी को बता भी नहीं पाई होगी। खुशबू, इसमें तुरंत पुलिस को इन्वॉल्व कर लो, और हाँ, एक साइकियाट्रिस्ट को भी, क्योंकि मेरे ख्याल से ये लड़की सुन सकती है और शायद बोल भी सकती है, लेकिन शायद इस हादसे से लगे शॉक की वजह से वो खामोश हो गई है। और हाँ, तुमने नोटिस किया होगा काफी बॉडी कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स भी है। शायद बचपन से हो, लेकिन फिर भी एक बार डिटेल्ड एग्जामिनेशन करनी होगी। हमारे सेंटर की कंसल्टिंग साइकियाट्रिस्ट है डॉक्टर परोमिता अस्थाना, वो उसे ऑब्जर्व कर रही है। उन्होंने कहा है उन्हें 1 दिन और लगेगा। और रेप हुआ है लड़की का, ये बात कंफर्म है? जी सर। हमारे सेंटर की कंसल्टिंग गायनेकोलॉजिस्ट है डॉक्टर रितु भारद्वाज, वो अपनी रिपोर्ट भेजने ही वाली है। डॉक्टर, लड़की ने अभी तक कुछ नहीं बोला है, मतलब कुछ भी नहीं बोला। मैडम, जब मुझे 1 हफ्ते पहले मिली थी तो मैंने इसे बाबूराम चौधरी जनरल हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, तब भी ये कुछ नहीं बोल रही थी। सलमा जी, चूंकि लड़की के बारे में अभी तक हमें कुछ भी नहीं मालूम, तो जब तक उसकी फैमिली ट्रेस नहीं हो जाती है, आपको कंप्लेनेंट बनना होगा। शिकायत आपके नाम पर दर्ज की जाएगी। ये मंजूर है आपको? मंजूर है सर, बस इस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए।
2 दिन के ऑब्जर्वेशन के बाद ये पता लगा है कि पेशेंट को माइल्ड सेरेब्रल डिस्कोऑर्डिनेशन है। अब ये बर्थ से भी हो सकता है या फिर किसी ब्रेन इंजरी की वजह से। और हाँ, उसके मोटर रिफ्लेक्सेस भी अफेक्टेड है। डॉक्टर, क्या लड़की बोल पाती है? क्या अपना नाम बताया? देखिए, अभी फ़िलहाल तो वो कुछ नहीं बोल पा रही है, लेकिन हाँ, वो डेफिनेटली सुन तो सकती है। फ़िलहाल तो वो ट्रॉमा की वजह से शॉक में है और मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे वो लड़की हमें अपना नाम और एड्रेस बता सके? देखिए, इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम तो लगेगा। चांसेस है कि वो बोल पाए। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि सेरेब्रल डिस्कोऑर्डिनेशन की वजह से उसकी स्पीच शायद इतनी क्लियर ना हो। इनफैक्ट कल जब मैं उसे दवाई देने गई थी तो उसने कुछ आवाज़ निकालने की कोशिश की थी। चलो बेटा, दवाई खा लो। दवाई तो लेनी पड़ेगी। चलो, मुंह खोलो। कल पहली बार मैंने उस बच्चे की आवाज़ सुनी। आई बिलीव कि वो दोबारा बोल सकेगी। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए डॉक्टर? सबसे पहले हमें एक ऑसिफिकेशन टेस्ट कराना होगा जिससे हम बच्चे की एज डिटरमिन कर सकें। देखने में तो बच्ची छोटी लगती है, लेकिन मुझे लगता है कि बच्ची बालिग है। पता नहीं कहाँ से आई होगी ये बच्ची। डेफिनेटली लो स्टेटस है। माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होंगे और उसकी कॉम्प्लेक्स मेंटल कंडीशन को समझ नहीं पाए होंगे, जैसा आमतौर पे होता है। कॉमन पब्लिक भी नहीं समझ पाती है और हर मेंटल इलनेस को एक शब्द पागल में लपेट लेते हैं। किसी तरीके से उस लड़की से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो निकलवानी होगी। हल्का सा ही सही, पर कोई तो इशारा चाहिए इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए। इस बच्ची से इन्फॉर्मेशन निकालना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन हाँ, एक काम कर सकते हैं। मैं इन 2 यंग गर्ल्स को जानती हूँ, निधि और अवंतिका। दोनों स्पेशलिस्ट हैं। इनफैक्ट वो ऐसे पेशेंट्स के साथ डील करती हैं। अगर उनकी मदद से इस बच्ची की रिकवरी हो सकती है और इस बच्ची की फैमिली और गुनहगारों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है तो व्हाई नॉट। सर, उनका जो भी कॉस्ट होगा मैं पे करूंगी। नहीं सलमा जी, अब ये सारी कॉस्ट चाइल्ड सपोर्ट सेंटर ही बेयर करेगा। इस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। जिसने भी इतनी घिनौनी हरकत की है इस बच्ची के साथ, उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सर, मैं आपकी कंप्लेनेंट हूँ। आपसे जो भी बन पड़ता है आप कीजिए इस बच्ची के गुनहगार को पकड़ने के लिए। ये हमारे सबसे मुश्किल केसेस में से एक था। हमारे पास विक्टिम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, सिवाय इस बात के कि उस पर जुर्म हुआ था। ये दोनों लड़कियां निधि जोशी और अवंतिका सोलंकी उस भयंकर जुर्म से जुड़ी जानकारी निकलवाने में एक अहम भूमिका निभाने वाली थी। और एक औरत जिसका विक्टिम से कोई पर्सनल रिश्ता नहीं था, वो इस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए हर लकीर पार करने को तैयार थी। हमारे इर्द गिर्द या फिर कहीं दूर इस लड़की के गुनहगार को इस बात का पूरा इत्मीनान था कि उसका ये संगीन जुर्म कभी रोशनी में नहीं आएगा। नाम और डिटेल्स जब आएंगे तब आएंगे। फिलहाल हमारे पास ये फोटो तो है, घुमाते हैं पूरे जोधपुर में। सर, कपड़ों से लड़की किसी गरीब तबके की लगती है। हम केस की शुरुआत यहीं से कर सकते हैं। और सर, मैं सारे मिसिंग कंप्लेंट छानना स्टार्ट करती हूँ। हालांकि सर, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि किसी ने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई होगी। लड़की घर वालों ने उसे खुद छोड़ दिया होगा। इस वक्त इसके माँ बाप, इसके रखवाले, सब कुछ हम ही। किसी भी सूरत में हम इसका साथ नहीं छोड़ेंगे और ना ही इसके गुनहगार को छोड़ेंगे। कॉपीज बनवाओ, पोस्टर बनवाओ। जोधपुर में एक भी गली ऐसी नहीं छूटनी चाहिए जहां पर इसका पोस्टर ना लगा। मैं निधि हूँ और मेरा नाम अवंतिका। सुबह से तुमने कुछ खाया? कुछ खाया? क्या खाया? पोहा? अच्छा, जैसे मेरा नाम निधि है, इसका नाम अवंतिका है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? चलो हम ही इसी को कोई नया नाम दे देते हैं ना। क्या नाम दे? तुम्हें कोई नाम पसंद है? जैसे श्रुति। आरती? नहीं। आशा? आशा नाम सही है? हाँ। पसंद है तुम्हें आशा? ठीक है, फिर आज से हम तुम्हें आशा बुलाएंगे। ठीक है? अच्छा, तुमने सुबह से और क्या क्या किया? अच्छा सुनो, अभी हम चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। बाय बाय। आशा,
आशा के ऑसिफिकेशन टेस्ट के रिजल्ट्स आ गए हैं। उसकी एज इस वक्त 22 की है। पर वो लगती तो 16-17 की ही है। वो शायद उसकी बीमारी की वजह से, लेकिन है तो बालिक। अभी तक बोली कुछ हो? अवंतिका और निधि बात कर रहे हैं, कुछ बोली तो नहीं है, लेकिन पहले से बेहतर सुनती है, समझती है और रिएक्ट भी करती है। कपड़ों पर लगे ब्लड स्टेन्स को मैंने आइसोलेट कर लिया है, ये आशा कही है, लेकिन कल्प्रिट के सीमेन स्टेन्स मुझे फ्रॉक पर कहीं नहीं मिले। एंड ये है हमारा सेकेंड एनालिसिस, और इसकी रिपोर्ट के मुताबिक फोर्सफुली, जबरदस्ती, अननेचुरल रेप हुआ है। बट ये रिसेंट नहीं है इंस्पेक्टर, इस हादसे को कम से कम 2 से 3 महीने हुए। हमने पूरा जोधपुर स्कैन किया, लेकिन कोई क्लू नहीं है कि ये लड़की कौन हो सकती है। सर शायद आशा जोधपुर की हो ही नहीं, कहीं बाहर की हो, और यहाँ लाकर उसे कुछ छोड़ के आओ। अश्विन, कहीं बाहर मतलब? पूरा हिंदुस्तान है इस वक्त, हम उसे कहां कहां ढूंढेंगे और कैसे? आशा, ये हमारे जोधपुर के सबसे फेमस रेस्टोरेंट का डब्बा है। देखो ना कितनी सारी सब्जियां, ये रोटी, दाल, पापड़, टेस्ट करो। अच्छा है। तुम्हें खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? कोई ऐसी फेवरेट डिश जो मैं तुम्हारे लिए मंगवा सकूं, जो तुम्हारे घर में बनती हो? कुछ मीठा या कोई खास सब्जी? अच्छा आशा, तुम शाकाहारी हो या फिर नॉनवेज भी खाती हो, जैसे चिकन, मटन, पुलाव या बिरयानी? बिरयानी, तुम्हें बिरयानी पसंद है? मुर्ग बिरयानी रायते के साथ? धीरे से आशा, ये सारा सिर्फ तेरे लिए है, आराम से खा। हम अभी भी तुझे आशा ही बुला रहे, अब तो अपना असली नाम बता दे। अच्छा ठीक है, बाद में बताना, अभी आराम से खा ले। ओके? सलमा जी 3 दिन से चिकन बिरयानी बनाकर ला रही है, और ये आशा पूरा का पूरा खा लेती है, दोनों टाइम खाती है खुशी खुशी। उससे बहुत हेल्प नहीं मिलेगी निधि। चिकन बिरयानी कोई प्रूफ नहीं है लड़की के मुसलमान होने का। मैडम, वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बोलने की कोशिश कर रही है। हमने उससे नाम भी पूछा, वो बताने की भी कोशिश कर रही है, क्लियरली नज़र आ रहा है, बस थोड़े टाइम में बोलेगी। तो क्या हम डायरेक्टली रेपिस्ट का नाम नहीं पूछ सकते उससे? नहीं मैडम, अगर ऐसा किया तो इतने दिनों की सारी मेहनत पानी में जाएगी, वो फिर से सिकुड़ जाएगी। देखो, तुम दोनों काफ़ी कोशिश तो कर रहे हो आशा से कुछ बुलवाने की, पर क्या श्योर हो कि आशा कुछ बोलेगी? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कभी कुछ बोले ही ना। शायद ऐसा हो भी सकता है, लेकिन इस वक्त आशा को इंसाफ दिलाने से ज़्यादा ज़रूरी है उसे नॉर्मल कंडीशन में लाया जाए। उसकी हालत काफ़ी नाजुक है मैडम, हम केस सॉल्व करने की जल्दी में आशा के साथ जल्दबाजी नहीं कर सकते। हम दूसरे केसेस में जुट गए। आशा के केस में बस यही एक आशा थी कि वो कभी ना कभी बोलेगी। हम हमारी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करते रहे आशा की असली आइडेंटिटी पता करने की। हर बीतते हफ्ते के साथ आसार कम लगने लगे थे कि केस आगे बढ़ेगा, पर कायनात का दस्तूर फिर अपना काम कर गया। किस्मत ने इस केस को एक सुराग दे दिया। आशा, हमने खुशबू दीदी से पूछा था कि क्या तू हमारे साथ रह सकती है कुछ दिन के लिए, और उन्होंने कहा हाँ। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, सुबह माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं, वो वहीं पे खेलते हैं, तो हमारे साथ चलेगी। और सलमा जी भी कह रही थी कि वो तुझसे मिलने आएंगी रोज। अच्छा आशा, तेरे घर में कौन कौन है? मम्मी है, पापा, भाई तो होगा, बहन,
तुझे याद आती है उनकी? अच्छा तू जोधपुर से नहीं है ना आशा? कहाँ से है तू? आशा, इस किताब में बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं अलग अलग जगह की। इसमें से तुम्हें जो भी जगह याद रहे ना, उसके बारे में हम कल तुमसे पूछेंगे, ठीक है? बाय आशा। अरे वाह, तुम चाहती हो कि हम रुक जाएं? लेकिन आज समय नहीं है, कल पक्का रुकते हैं। ओके? रुक रुक रुक। आज टाइम नहीं है, इसलिए प्लीज कल रुक जाएंगे ना देर तक? रुखसार। अरे वाह, तुम्हारा नाम रुखसार है? ये तो बड़ा प्यारा नाम है। अच्छा रुखसार, जैसे मैं और अवंतिका जोधपुर से हैं, वैसे तुम कहाँ से हो? घर कहाँ है तुम्हारा? सर फाइनली आशा बोली, उसका असली नाम रुखसार है। सुपर। अब हमारा सर्च ऑपरेशन मुस्लिम कम्युनिटी में होगा। सर, जोधपुर के सारे मुस्लिम इलाकों में लड़की के पोस्टर लगे। अब बस फेस को एक नाम मिलेगा, पर उससे कितना फर्क पड़ेगा? शायद वो जोधपुर से है ही नहीं। ये दोनों लड़कियां निधि और अवंतिका अच्छा काम कर रही हैं। ये जरूर आशा से, I mean, रुखसार से कुछ ना कुछ बुलवा लेंगे। माँ बाप, भाई बहन, घर का पता, कुछ ना कुछ जरूर रुखसार बताएंगे। सुनकर बहुत खुशी हुई। अपना नाम बोला बच्ची ने। सच में खुशी की बात है। अब हमें फुल कॉन्फिडेंस है कि रुखसार हमें अपने बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे पाएगी। ये देखो रुखसार, ये रहा राजस्थान और ये रहे बाकी के राज्य। तुमने कभी इंडिया का नक्शा देखा है? स्कूल गई हो कभी? और ये है हमारा जोधपुर। तुम्हें याद है रुखसार कि तुम जोधपुर में कहाँ से हो? घर किधर है तुम्हारा? तुम्हारा मोहल्ला, जैसे कि मोमिनपाड़ा में, दरगाह गली या फिर बरकत नगर, कबीर नगर, प्रताप नगर? कोई मस्जिद याद है? कोई मदरसा? कुछ भी रुखसार, जैसे कि घर के पास कोई मैदान, कोई दुकान? रुखसार, तुझे बाहर से कोई जोधपुर लेकर आया था ना? कैसे आई थी तू? ट्रेन से, बस से? ऑटो? तुम ऑटो रिक्शा में आई? कहाँ से आई ऑटो रिक्शा में? और कौन था तुम्हारे साथ? आपा। अब उर्दू में बड़ी बहन को आपा बोलते हैं। आपा यानी तुम्हारी बड़ी बहन है, उनके साथ आई तुम ऑटो रिक्शा में? सलमा? सलमा जी को आपा कह रही हो? आपा। लेकिन रुखसार, सलमा आपा तो तुझे यहाँ लेकर आई ना, सेंटर में। तुझे जोधपुर कौन लेकर आया? तू कहाँ से है? ये देख, जयपुर, नागौर, नहीं अजमेर, या फिर तू जोधपुर से ही है। ये देख, यहीं से है।
तुझे पढ़ना आता है रुखसार? स्कूल गई थी कभी तू? रुखसार और भी जगह हैं, ये देख, जैसलमेर, बीकानेर। बीकानेर? बीकानेर या जैसलमेर? तुम जैसलमेर से हो? जैसलमेर है ना, वही जहाँ वो बड़ा वाला किला है, वही ना? जोर तो वो जैसलमेर पर दे रही है, पर हम अभी भी कुछ पक्का नहीं कह सकते। जैसलमेर में किसी जगह की बात की तुमने उससे? किले के बारे में पूछा, पर एकदम ब्लैंक। जैसलमेर की फोटोज भी दिखाई, पर नो रिस्पॉन्स। कोई बात नहीं, हम जैसलमेर की स्कैनिंग शुरू कर देते हैं। तुम दोनों भी रुखसार से बातें करती रहो और गहराई तक जाओ। रुखसार का हर शब्द हमारे लिए कीमती है। रुखसार क्या है? खान, अहमद वगैरह कुछ बताया उसने? अपनी फैमिली के बारे में कुछ बोला उसने? जी नहीं, वो बहुत स्लो। ये शक्ल पहले कहीं देखी हुई लगती है, पर याद नहीं आ रहा है कि ये कौन है। याददाश्त पे थोड़ा जोर दीजिए। लड़की जोधपुर में मिली है और दिमाग से थोड़ी स्लो भी है। सिर्फ इतना ही बोल पाती है, उसका नाम रुखसार है। मैंने ना इसे कहीं ना कहीं बैठे हुए देखा है, किसी सड़क पर या फिर दरगाह पर। शायद ये भीख मांगती है। अगर उसे धुंधला सा भी याद है कि लड़की भीख मांगती थी, तो जैसलमेर के भिखारिया माफिया के सरदार को डंडा करो और उसे बोलो एक एक गिरोह को अच्छी तरह से छाने। बड़ी अजीब बात है सर, मैंने यहाँ हर भिखारी गिरोह को टटोला है। स्टेशन वाले, टूरिस्ट स्पॉट वाले, किले वाले। सर हर गिरोह में कोई ना कोई जरूर ये कहता है कि इस लड़की को कहीं देखा है, लेकिन कहाँ देखा और कौन है ये कोई नहीं बोल पाता सर। बाड़मेर? अब रुखसार कह रही है कि वो बाड़मेर की है। जी सर, और इस बार हमने कोई प्रॉम्प्टिंग नहीं की, उसने खुद से कहा बाड़मेर। कहीं ऐसा तो नहीं कि रुखसार मेर में कंफ्यूज हो रही है? जैसलमेर, बाड़मेर। हो सकता है सर, हम खुद कंफ्यूज हैं उसके रिस्पॉन्स से। लेकिन सर जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये बाड़मेर शब्द उसकी तरफ से ही आया है। रुखसार, हम जैसलमेर में तुम्हारे घर वालों को ढूंढ रहे हैं। क्या तुम बता सकती हो वो कौन सा मोहल्ला है जहां तुम्हारा घर है? स्टेशन के पास, कोई किले के पास, कोई भी शॉप, होटल हो कोई आसपास, कुछ भी। बाड़मेर। बाड़मेर। बाड़मेर? रुखसार तुम बाड़मेर से हो? लेकिन रुखसार, बाड़मेर जैसलमेर में नहीं है। तुमने पहले जैसलमेर बोला था ना, वो जैसलमेर से कहीं दूर है, बहुत दूर। ये देखो रुखसार, ये जैसलमेर है और ये बाड़मेर, दोनों में बहुत दूरी है। बाड़मेर। बाड़मेर। तुम्हें लगता है रुखसार बाड़मेर की है? सर वो ऐसे ही बाड़मेर का नाम नहीं लेती, और हमने तो बाड़मेर कहा भी नहीं था। मुझे तो लगता है सर कि वो आजकल खुद हमारे साथ कम्युनिकेट करने लगी। रुखसार अब बाड़मेर कह रही है। जैसलमेर तो छान लिया सर, अब बाड़मेर भी छान लेते। करेक्ट। हमारी तलाश तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हमें रुखसार और उसके गुनहगार के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाती। रुखसार की जड़ों तक पहुंचने में हम बाड़मेर तो पहुंचे थे, लेकिन हमने जैसलमेर में सर्च ऑपरेशन पूरी तरह से बंद नहीं किया। हम कोई चांस लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि रुखसार ने जैसलमेर का नाम भी तो लिया था। पर इसके पहले कि हमें रुखसार की जड़ें हाथ लगती, हमारे हाथ कुछ और लगा।
निधि, आज एक स्टाफ मेंबर का बर्थडे है तो सबके लिए आइसक्रीम मंगवाइए लो। अरे वाह, हमने तो रुखसार के लिए कभी आइसक्रीम मंगाई ही नहीं। रुखसार, शांत हो जाओ रुखसार, शांत हो जाओ रुखसार। क्या हुआ रुखसार? देखो गलती हो गई, तुम्हें आइसक्रीम नहीं पसंद है ना, कोई नहीं लाएगा आइसक्रीम यहाँ पे। हटाओ आइसक्रीम, आइसक्रीम ले जाओ यहाँ से। नहीं आएगी आइसक्रीम यहाँ पे, आगे से कोई नहीं लाएगा आइसक्रीम यहाँ पे। शांत शांत अभी, शांत। आइसक्रीम का कुछ कनेक्शन है। उसने ऐसा कुछ कहा कि कोई आइसक्रीम वाला था जिसने उसके... वो सर एग्जैक्टली उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन आइसक्रीम को देखकर रुखसार ने काफी वायलेंटली रिएक्ट किया है, काफी गुस्सा हो गई थी। आइसक्रीम का रेप से कोई तो ताल्लुक है, उसकी कम्युनिकेशन का टेक अवे यही था। फिर भी बेटा बना रही है, वो हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है, डेस्परेट सिग्नल्स भेज रही है, और हमें उन सिग्नल्स को मिस नहीं करना चाहिए। हाँ शुभ, बोलो। सर ये रुखसार जो बाड़मेर और जैसलमेर का नाम ले रही है, ये सही बोल रही है? कुछ हाथ लगा क्या? जैसलमेर से खबर आई है, रुखसार के घर वाले जैसलमेर के हैं। अरे ये पगली जोधपुर कैसे पहुंची? जानता है इसे? ये जैसलमेर की है? हाँ हाँ यहीं की है। सब पगली पगली बोलते थे इससे। इसकी माँ है, बाप है, बहन है, जीजा है। जहाँ मैं अपनी प्लास्टिक की बोतलें रात को लगाता हूँ ना सुबह बेचने के लिए, ये पूरा का पूरा परिवार वहीं भीख मांगता था। तो अब कहाँ चला गया भीख मांगने? जोधपुर? मैंने सुना है बाड़मेर गए हैं। इस पगली की बड़ी बहन है ना साहिरा, उसका पति है रिजवान, वो मेरी तरह बोतलें और डब्बे उठाता था। इसकी माँ का नाम कुछ नादिरा और पिता का नाम इनायत था। सर मुझे लगता है फैमिली बाड़मेर में ही होगी। गली गली में घुसो बाड़मेर की। निधि, अवंतिका, तुम एकदम करेक्ट। रुखसार ने जैसलमेर और बाड़मेर इसलिए कहा क्योंकि वो इन दोनों शहरों से कनेक्टेड है। ये लोग पहले जैसलमेर में रहते थे, उसके बाद बाड़मेर शिफ्ट। सर रुखसार का अगला सिग्नल था उसके रेपिस्ट को लेकर। आई एम श्योर आइसक्रीम का कोई कनेक्शन है। बाड़मेर में हो शायद कोई आइसक्रीम वाला, शायद उसकी फैमिली बता सके। मेरे बच्चे को दुआ में दे दे, दे दे, गरीब अपना पेट भरेगा। अल्लाह के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पे। कबाड़ दे दो, कबाड़ी वाला कबाड़ दे दो, कबाड़ी वाला। संदीप भाई एक समोसा दो। तेरा नाम नादिरा है ना? तू कौन है? इसे जानती है? तू है कौन? मैं जो भी हूँ। तू ये बता, तू इसे जानती है ना? ये तेरी बेटी रुखसार है ना? काय बा कहे तू? तुझे पता है ना क्या हुआ तेरी बेटी के साथ? कहाँ है तेरी बेटी रुखसार? अपनी कब्र में है, मर चुकी है रुखसार। हम आखिरकार रुखसार की मां नादिरा तक पहुंचे, जो कह रही थी कि उसकी बेटी रुखसार इस दुनिया में है ही नहीं। इस केस में एक के बाद एक चौंकाने वाले मोड़ आए। रुखसार का रेप उसके साथ हुआ इकलौता हादसा नहीं था, उसकी पीड़ा का पिटारा भरा पड़ा था जो हमारे सामने खुला, और हमने ठान ली थी कि हम रुखसार को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। यह हमने कैसे किया? इस कहानी ने कितने साधारण लोगों से असाधारण हीरोइक काम करवाए। रुखसार के गुनहगार की तलाश हमें कैसे और कहां ले गई? किस तरह पर्दाफाश हुआ रुखसार के गुनहगार का? ये हम... सुनो, अरे मेरे पति तकलीफ में है, उनको जरूरत है मेरी, जाने दो मुझे।
देखिए, पेशेंट तकरीबन 70% ठीक हो चुका है, लेकिन जब तक हॉस्पिटल के बिल नहीं भरे जाते हम आगे की ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर, पेशेंट की तरफ से बिल भरने वाला कोई है ही नहीं। देखिए, हम इससे ज्यादा पेशेंट को अपने वार्ड में नहीं रख पाएंगे। बेहतर ये होगा कि आप उसे अपने कस्टडी में ले लें। अरे सुनाई नहीं देता क्या? चुप! एक और बार चिल्लाई ना, तुझे उल्टा लटका के तेरे साथ हॉकी खेलूंगी। आई बात समझ? मुझे मेरे पति को बचाना है, उनकी मदद करनी है, उन्हें उनका चेहरा लौटाना है, चेहरा लौटाना है। आज ये जो सूरत हाल है, ये 2 हफ्ते पहले उमड़कर सामने आया। इस केस में जाल क्या था और चाल क्या थी, ये समझने में ही हमें बहुत वक्त लगा, और जब सच्चाई सामने आई तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये आसान नहीं होगा, तकलीफ होगी। पर अभी कौन सी तकलीफ कम है हमारी। पर हाँ, इससे हमारे अभी के जो हालात है उसमें जरूर सुधार आ जाएंगे। देख आशुतोष, बिजनेस में उतार चढ़ाव तो आते ही है, लेकिन लेन देन के भी तो कुछ कायदे होते हैं भाई। मैं तुमसे असल रकम थोड़ी ना मांग रहा हूँ, लेकिन मेरे दोस्त पिछले 8 महीने से तुमने ब्याज का 1 रुपया नहीं लौटाया। अब बता कब तक इंतजार करूं? ऐसे पूरे महीने रूखे सूखे जाने लगे तो ये धंधा मंदा नहीं, मेरे गले का फंदा हो जाएगा, खत्म हो जाऊंगा मैं आशुतोष। तैयार हो? हाँ। किसने पूरे तरीके से चलाया इसे? मैंने मीनाक्षी के चिल्लाने की आवाज सुनी थी, मुझे लगा उसका आशुतोष के साथ कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ है। माँ, हम लोग नहीं आ रहे माँ, यहाँ कुछ हो गया है। माँ, मैं एम्बुलेंस में हूँ, अशु को हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ माँ। क्या हो गया आशुतोष को? मीनाक्षी, अशु का चेहरा चल गया है माँ। हे भगवान, क्या बोल रही है? ऐसे कैसे चेहरा चल गया? अब फौरन अशु के मम्मी पापा को फोन करके बोलो कि वो रौनक हॉस्पिटल पहुंचे, और माँ आप लोग भी जल्दी पहुंच जाओ। क्या हुआ आशुतोष को लक्ष्मी? नानी माँ, पापा को क्या हुआ? कुछ नहीं बेटे। रचना। हाँ, मैं तैयार हूँ। आपने गिफ्ट वगैरह तो उठा लिया ना? रचना, क्या हुआ? हमें रौनक हॉस्पिटल पहुंचना है अभी। हॉस्पिटल? क्यों? आशुतोष के ससुर का फोन था, आशुतोष के साथ कुछ हो गया है। आशुतोष के साथ? इसका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ है, फॉरहेड से गले तक लगभग 60% तक बर्न्स हैं, सर के बाल भी जल गए हैं। निशा, एक काम करो, डॉक्टर वाजपेयी को इमीडिएटली फोन करो, उनसे कहो इमरजेंसी केस है, और पुलिस को भी फोन करो। अटैक हुआ था, इट्स अ पुलिस केस। कम ऑन, क्विक। आप सभी रिश्तेदार हैं आशुतोष तिवारी के? जी, ये मीनाक्षी तिवारी, आशुतोष जीजा जी की वाइफ। मैं अंकिता, मीनाक्षी की सिस्टर। मीनाक्षी जी, हमें बताया गया कि किसी ने आपके पति का चेहरा जला दिया, जरा डिटेल में बताइए क्या हुआ? भाभी जी प्रणाम। 2-3 दफा पहले भी आए थे वो लोग पैसे मांगने। मेरी जीजू आशुतोष तिवारी का बिजनेस है, चमड़े की बैग्स की डीलरशिप करते हैं। कुछ टाइम से बिजनेस लॉस में चल रहा है। काफी उधार चढ़ गया है, हमेशा टेंशन में रहता था मेरा बेटा। ये जो 2 लोग आए थे, ये किसी लेनदार ने भेजे थे? जी हाँ, वो लोग जब पहली बार हमारे घर पर आए थे तब अशु ने मुझे बताया था कि वो दोनों उधारी के पैसे वसूल करने आए हैं। आज हुआ क्या था एग्जैक्टली? वो लोग आशुतोष से बातें कर रहे थे। आशुतोष ने मुझे उनके लिए चाय बनाने के लिए कहा। मैंने जुबान दे दी, मैं पैसे दे दूंगा, तो फिर धमकी क्यों दे रहे हो मुझे? अबे ओए आशुतोष तिवारी, तेरी जुबान को हम स्टेपलर लगाकर बैंक में तो नहीं जमा करा सकते ना। आज तो हम सूद वसूल करके ही जाएंगे यहाँ से। क्या बदतमीजी है? ये 3rd क्लास बात मेरे साथ ना करो आप। मेरा कोई भी आदमी आज आशुतोष तिवारी के घर नहीं गया था। कोई नहीं, अब तू हमारे घर चल,
वो हमारे पास याददाश्त की एक सॉलिड गोली है, उसे खाने के डर से ना अच्छे अच्छे लोगों की याददाश्त वापस आ जाती है, तेरी भी आ जाएगी, सूज समेत। क्या करो, निकालो निकालो इसे। अरे कोई भयंकर गलतफहमी हो गया। भयंकर कांड हुआ है बीरेंद्र सिंह। मुझे तो अभी भी पता चला आपसे। हमें भी अभी पता चला है कि ये कांड तूने करवाया। ले चलो। देखिए सर, मेरा पूरा धंधा जो है मेरी इज्जत और ईमानदारी पे खड़ा है सर। आप ऐसे केस में घसीटोगे तो मार्केट में मुंह काला हो जाएगा मेरा। क्लीनिंग और बेसिक जरूरी ट्रीटमेंट हमने कर दिया है और आशुतोष को पेन किलर्स की ड्रिप दिए हैं। मुझे देखना है उन्हें। सॉरी मैम, आप नहीं देख सकती अभी। लेकिन उसके बाद अशु तो मुझे देख पाएंगे ना, मतलब अशु की आंखें। आशुतोष की आंखें बिल्कुल बच गई, वो देख भी सकता है, सुन भी सकता है। आपने बहुत अच्छा किया, ऐन वक्त पे जाके आपने आग बुझा दी। अगर कुछ सेकंड की और देरी होती तो उसकी दोनों आंखें जा सकती थी। माँ, तुम सुनील अनिल को कुछ मत बताना, उनसे बस इतना कहना कि उनके पापा बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। आज दरअसल दीदी और जीजू की वेडिंग एनिवर्सरी है, पार्टी होने वाली थी हमारे घर पर। जब ये हुआ तो बच्चे घर पर नहीं थे? सुनील और अनिल पिछले 3 दिनों से हमारे घर पर हैं। दीदी और जीजू ने उन्हें छोड़ा था। अभी तो कोई स्कूल वेकेशन नहीं चल रहा और ना ही वीकेंड है, तो बच्चे आपके घर पर क्यों भेजे गए? वो सर, जीजू को थोड़ी सी नहीं, काफ़ी। सर, आशुतोष की पिछले 1 साल में ड्रिंकिंग प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ गई है, स्पेशली जब से हमारा बिजनेस डाउन हुआ तब से। अब तो लगभग बंद ही होने वाला है। दीदी और जीजू नहीं चाहते थे कि उनकी एनिवर्सरी पार्टी उनके घर पर हो, वरना लेनदार वहाँ पहुँच जाएंगे और उन्हें लगेगा कि जीजू के पास पैसे हैं पर फिर भी नहीं लौटा रहे। आशुतोष के सर पे काफ़ी लोन्स हैं और सच तो ये है कि वो अब सूद भी नहीं चुका पा रहा है। पहले जी, आप आशुतोष के बिजनेस में पार्टनर हैं जी, तो फिर लेनदार सिर्फ आशुतोष के पीछे क्यों पड़े? देनदार तो मेरे कस्टमर हुए सर, सोने की मुर्गी। उसे कोई क्यों जलाएगा, मारेगा? तूने जो 2 लोग भेजे थे आशुतोष के घर, उनके नाम, नंबर, एड्रेस लिख। जब किसी को भेजा ही नहीं तो क्या लिखूं मैं? ये दोनों कुछ दिन पहले से आशुतोष के घर जाते थे पैसे मांगने के लिए, लेकिन इस बार उसे जलाकर मारने की कोशिश की उन्होंने। कौन थे वो? मुझे क्या पता कौन थे वो। तेरे वसूली के एजेंट कौन है? देखिए सर, मेरे बंदे नहीं थे वो। आज मैंने आशुतोष के घर किसी को नहीं भेजा है। बीरेंद्र सिंह, तेरे वसूली के एजेंट कौन है बता दे। अगर 2 मिनट के अंदर अंदर तूने सीधे सीधे नहीं बताया ना तो तू जिंदगी भर खड़ा नहीं हो पाएगा, ये समझ ले। मनोज केसरिया और चंद्र भुजंग। सर, जरूर मीनाक्षी भाभी ने देखने या सुनने में कोई गलती की होगी। बीरेंद्र सिंह ऐसा कुछ करवा ही नहीं सकता सर। आशुतोष तिवारी को बीरेंद्र सिंह से तुमने मिलवाया था? जी सर, 4 साल पहले आशुतोष ने अपना जॉब छोड़ा बिजनेस शुरू करने के लिए। तब मैंने उसे अपना एक गोदाम दिया सर, और इस बिजनेस में मेरी सिर्फ यही एक लागत है। बाकी कैश फ्लो वगैरह वो बीरेंद्र से पैसे लेकर मैनेज कर रहा था। अब सर, क्योंकि इस बिजनेस में मैं बराबरी का पार्टनर नहीं हूं, इसलिए सारे के सारे कर्जे सिर्फ आशुतोष के नाम पे हैं। आशुतोष जैसा ग्राहक लाने के लिए बीरेंद्र सिंह ने तुम्हें कितने टका कमीशन दिया था? नहीं सर, मैं दोनों को जानता हूँ, दोनों मेरे अच्छे दोस्त हैं। इतना जरूर है कि पिछले 1 साल में आशुतोष काफी धंस चुका था नशे और कर्ज के चक्रव्यूह में। और मैं ये भी मानता हूँ कि बीरेंद्र सिंह उस पर दबाव भी डाल रहा था कि कम से कम सूद के पैसे तो लौटा दे। लेकिन सर, एक बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि ना तो आशुतोष ऐसा आदमी है कि पैसे होने पे भी ना लौटाए, और ना ही बीरेंद्र सिंह ऐसा आदमी है कि अगर उसके पैसे ना लौटाए जाएं तो वो किसी की जान लेने की कोशिश करे। मनोज केसरिया? जी सर जी, मैं ही हूँ। चंद्र भुजंग कहाँ है? अपने घर पर होगा, लेकिन बात क्या सर? अरे लेकिन सर बात क्या? चलो इसे। अरे सर, आप कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे क्या कर सब आप तो बताइए, क्यों उठाया हमें? आशुतोष तिवारी मरा नहीं है, लेकिन उसका चेहरा जल गया है बुरी तरह से। तो आपको लगता है कि हमने किया है सब? पांडे, वो अपना मोटा वाला डंडा और पट्टा दोनों लेकर आ। सर, आपको कोई जबरदस्त गलतफहमी हुई सर? साहब, ये आशुतोष तिवारी के यहाँ हम 1 महीना पहले गए थे। ये आप कब की बात कर रहे हैं? कब की बात है, क्या बात है, ये सब कुछ तुम दोनों मुझे बताओगे। ये डंडा पट्टा ये सिर्फ तुमको डराने के लिए नहीं बोला मैंने। जब ये पढ़ते हैं ना तो जबरदस्त तकलीफ देते हैं, समझा? अरे दीदी, पुलिस ने ये फोटो भेजा है, क्या यही है वो दोनों? हाँ, इसने पेट्रोल फेंका था, इसने तीली से आग लगाई। सर, इस मनोज और चंदर को बुरी तरह कूटा, बीरेन को भी हिट दे रहे,
लेकिन तीनों में से कोई भी अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं है। मीनाक्षी ने भी साफ साफ मनोज और चंद्र को पहचान लिया है। सर एक बात ऐसी है जो मुझे खटक रही है। ये बीरेन सालों से कर्ज देता है लोगों को, ये चंद्र मनोज भी सालों से लोगों से वसूली कर रहे हैं। दूध के धुले तो है नहीं सर। इतना बड़ा कांड करने के बाद भी ये तीनों के तीनों इतनी आसानी से हमारे हाथ में कैसे आ गए? इस सवाल का तो एक ही जवाब हो सकता है, शायद ये तीनों सच बोल रहे हैं और शायद मीनाक्षी झूठ बोल रही है। हाँ प्रियंका, कुछ मिला क्राइम सीन से? सर क्राइम सीन मोटा मोटा मीनाक्षी तिवारी के बयान के हिसाब से ही है, लेकिन कुछ खटक रहा है सर। कुछ है जो सही नहीं है। सही नहीं मतलब सर कुछ तो झोल है। हमें मीनाक्षी से दोबारा बात करनी चाहिए। जो हुआ है वो हो सकता है कि हुआ हो, पर सर सिर्फ वही नहीं हुआ, कुछ और जरूर हुआ है। पापा की तबीयत ठीक कब होगी नानी? बहुत जल्द होगी बेटा। तो केक नहीं कटेगी, खराब हो जाएगी? नहीं बेटा, जब मम्मी पापा आएंगे ना तब हम इससे भी बड़ा केक लाएंगे, इससे भी अच्छा केक लाएंगे। अब सो जाओ। मुझे पापा से बात करनी है नानी, मम्मी पापा को विश करना है। मुझे भी लगाओ ना फोन। गहरा शक हो गया था हमें कि जो कहा जा रहा था कि हुआ है वो दरअसल शायद हुआ नहीं था। आईसीयू में दर्द से तड़प रहे आशुतोष तिवारी के साथ जो कांड हुआ था वो हुआ था, पर घटनास्थल पर जो कि तिवारी परिवार का घर था वहां कुछ और भी हुआ था, जिसकी चिंगारियों को मिटाया जा रहा था, दबाया जा रहा था। यहां माथे से लेकर के यहां गले तक का पूरा हिस्सा काफी हद तक जल चुका है। शुक्र मनाइए कि गले का वोकल कॉर्ड्स उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, मुझे मेरे पति वापस सही सलामत चाहिए। जीजा जी पूरी तरह से रिकवर कब तक हो पाएंगे? देखिए टाइम तो लगेगा। पहले घाव भरने, फिर चेहरे पर स्किन ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी शरीर के दूसरे हिस्सों से। इन सब में 7 या 10 दिन का प्रोसेस नहीं होता, बल्कि महीने लग जाते हैं। प्लास्टिक सर्जरी का ऑप्शन है। आशुतोष के चेहरे को वापस देने में प्लास्टिक सर्जरी काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो ऑप्शन में मत रखिए प्लास्टिक सर्जरी को डॉक्टर साहब, प्लास्टिक सर्जरी कीजिए। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर जीजू को आईसीयू से डीलक्स रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। कहा है कि 1 घंटे में हम उनसे मिल सकते हैं। अंकिता, उससे पहले हमें मीनाक्षी से मिलना है, कुछ बात करनी है। मीनाक्षी को यहाँ ले आओ, हमारे पुलिस स्टेशन। सर अभी 1 घंटे में हम जीजू से मिलने वाले हैं और मीनाक्षी दी का यहाँ होना ज्यादा जरूरी है। हमारे सवाल उससे भी ज्यादा जरूरी हैं, जो हम वहां नहीं पूछ सकते, और जवाब सिर्फ मीनाक्षी दे सकती है। ऐसे भी क्या सवाल है सर? अंकिता, फिलहाल तुम सिर्फ इतना समझ लो कि तुम्हारे जीजाजी और दीदी के घर में कुछ और भी हुआ था। कुछ बताया नहीं उन्होंने किस सिलसिले में बुलाया है? बस इतना कह रहे थे कि घर पे कुछ और भी हुआ था। ऐसा क्या हुआ था मीनाक्षी दी? मीनाक्षी कैसी? मीनाक्षी बिल्कुल ठीक है आशुतोष बेटा, उसे कुछ नहीं हुआ है। मीनाक्षी यहाँ क्यों नहीं है? आशुतोष, मीनाक्षी भाभी पुलिस स्टेशन गई है। तुम्हारे हमलावरों को पकड़वा कर ही रहेंगे, बस आती ही होंगी। आप लोगों की कार कहाँ? कार आशुतोष तिवारी के नाम पर रजिस्टर्ड व्हाइट कलर की सेडान कार नंबर 693G आपके घर के बाहर पार्क होनी चाहिए थी, नहीं है। पर आप लोग कार के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? आशुतोष को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया गया, कार में क्यों नहीं? जल्दी पहुंचता, ट्रीटमेंट जल्दी शुरू होता। वहाँ मेरे पति दर्द से करहा रहे हैं, हम पर इतना बड़ा कहर टूटा है, और इस सब के बीच में आप लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे इस बात की पड़ी होगी कि हमारी कार कहाँ है। खिलौने वाली कार तो थी नहीं ना, असली कार थी 10-12 लाख की, और आपके पति की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पैसा। तो क्या कार चुराई गई, कोई ले गया या किसी को दे दी गई? मुझे नहीं पता, मैंने ध्यान नहीं दिया। हमने ध्यान दिया, हमने आपके पड़ोसियों से बात की। वो जो कह रहे मीनाक्षी जी, उससे आपका बयान मैच नहीं करता है। कहना क्या चाहते हैं आप लोग? बीरेन सिंह के ये दोनों वसूली एजेंट मनोज और चंद्र, जिन्हें पहचाना आपने। कोठी नंबर 4 आशुतोष तिवारी का घर कहाँ पर है? वो सामने। आप दावे के साथ कह सकते हैं कि एम्बुलेंस आने के पहले उस घर से बाहर कोई भागा नहीं था? 1 आदमी, 2 आदमी, कोई भी? बिल्कुल नहीं। पर हाँ, एक काम की बात बताता हूँ। क्या? ये जो अपनी नेहा है ना, इसका पति जब शाम को ऑफिस से घर आया
तो वो कुछ और ही बात कर रहा था। क्या कह रहा था? कि आज तो उसकी गाड़ी कंपाउंड में है ही नहीं। अब गाड़ी कंपाउंड में क्यों नहीं है? तब मेरे दिमाग में एक बात ठन गई कि सुबह 7:45 बजे मीनाक्षी और आशुतोष की कार को मैंने जाते हुए देखा। हाँ सर, यही दोनों थे। ये पहले भी आए थे, मैंने बताया ना आपको सर। इसने पेट्रोल छिड़का और इसने तीली जलाई। आप लोगों को क्या लगता है मेरी दीदी झूठ बोलेगी? हाँ। मीनाक्षी, कार कहाँ है? आप कब से कार के बारे में पूछ रहे हैं और उन दोनों आदमियों के बारे में? आखिर कनेक्शन क्या है दोनों का? आप पूछना क्या चाहते? अंकिता, मीनाक्षी जी, आप और आशुतोष कल आपके मायके जाने वाले थे अपनी मैरिज एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। ये सब कुछ पहले से प्लान था। I mean, शायद इसलिए आपने अपने बच्चों को 3 दिन पहले ही मायके भेज दिया था। हाँ, ये दोनों आने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही अटैक। अंकिता पांडे, जब ये अटैक हुआ तब आप इनके घर पे थे? बिल्कुल नहीं सर। तो बीच में क्यों बोल रही? जब पूछा जाए तब बोले। मीनाक्षी जी, आप और आशुतोष अपने पेरेंट्स के यहाँ जाने के लिए सुबह 7:30 बजे अपने घर से निकलने वाले थे। और आशुतोष ने पहले से ड्राइवर का इंतजाम कर रखा था कार चलाने के लिए। ऐसे में तो किसी की भी हालत खराब ही होगी ना मैडम। मीनाक्षी रो रही थी, बौखलाई हुई थी। और आशुतोष का चेहरा, बाप रे बाप, याद करते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैडम, इतना जल चुका था ना आशुतोष का चेहरा कि कोई देख भी नहीं सकता, ऐसा हो गया था। परेश जी, सामने वाले श्रीकांत जी कह रहे थे कि उन्होंने तकरीबन 7:45 बजे मीनाक्षी और आशुतोष की कार को जाते देखा था। शाम को दफ्तर से लौटकर सबसे पहले आप ही ने मीनाक्षी और आशुतोष की गाड़ी के बारे में पूछा था ना? यस मैम। कि कार है कहाँ उनकी? तभी हमारा माथा ठनका। उनकी कार तो कंपाउंड में है ही नहीं। तो आप लोगों को क्या लगता है माजरा क्या है? अभी हादसा हुआ दोपहर में, जबकि आशुतोष और मीनाक्षी सुबह ही मीनाक्षी के पेरेंट्स के यहाँ जाने के लिए निकल रहे थे। ऐसा मीनाक्षी ने खुद मुझे बताया। गुड मॉर्निंग मीनाक्षी। गुड मॉर्निंग परेश भाई। सुबह सुबह कहीं जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं? हाँ, वो आज हमारी एनिवर्सरी है। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। तो इसलिए हम मेरे मम्मी पापा के घर पे जा रहे हैं। अपने टॉम और जेरी कहाँ हैं? अनिल और सुनील मतलब दिखे नहीं 1-2 दिन से। जी, वो पहले से ही मम्मी पापा के घर पर ही है, हम भी बस निकल ही रहे हैं। ड्राइवर है, आशुतोष ने किसी एजेंसी से मंगवाया है। उनके हाथ में दर्द है ना। मैंने तभी गैस कर लिया था मैम। रात भर आशुतोष ने दारू पी होगी, इसलिए सुबह गाड़ी चलाने की हालत में नहीं रहा होगा, इसलिए ड्राइवर मंगा लिया। जिस तरह से श्रीकांत जी ने कार को जाते हुए देखा था, मैंने भी देखा। मीनाक्षी और आशुतोष सुबह सुबह निकले थे उसकी मम्मी के यहाँ जाने के लिए, तो दोपहर को लौटे क्यों होंगे? और अगर लौटे थे तो उनकी कार कहाँ गई मैडम? उनकी कार तो बाहर यहाँ कंपाउंड में खड़ी रहती है। मीनाक्षी, हमने तुम्हारे पापा रामकुमार पांडे से पूछा कि क्या आशुतोष मीनाक्षी कल सुबह घर आए और फिर दोपहर को वापस घर लौटे? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। अंकिता, इनकी कार तुम्हारे यहाँ पार्क है? हमारे यहाँ कैसे और क्यों होगी सर? दीदी और जीजू हमारे यहाँ आए ही नहीं। मीनाक्षी दीदी, ये सब हो क्या रहा है? सुबह आने वाले थे क्या जीजू और तुम? क्या हुआ था मीनाक्षी? वो ड्राइवर कौन था? मीनाक्षी, तुम कुछ छुपा रही हो, और छुपाना भी झूठ बोलने के बराबर ही होता है। एक झूठ तो तुम ऑलरेडी बोल चुकी हो कि वसूली एजेंट मनोज और चंदर, उन्होंने ये कांड किया। जितनी पिटाई की है ना हमने इन दोनों की, इतनी पिटाई में एक शातिर बदमाश भी अपना मुंह खोल देता है। कल दोपहर 2 से 3 के बीच मनोज और चंदर जहां थे, हमें वहां से ठोस सबूत मिले हैं कि वो वहीं थे, तुम्हारे घर पर नहीं। झूठ क्यों बोला मीनाक्षी? सर, क्या मैं आप लोगों के साथ अकेले में बात कर सकती हूँ? अंकिता को बाहर भेज सकते हैं? झूठ तो आपने अकेले में नहीं बोला था मीनाक्षी, अब सच भी सबके सामने बोली। बोलो दीदी। आशुतोष, जो 2 हमलावर थे, क्या वो बीरेन के आदमी थे? देख आशु, प्लीज बता तेरे घर कौन आया था, क्योंकि बीरेन तो कह रहा है उसने अपने वसूली वाले आदमी भेजे नहीं तेरे घर। वो आदमी कोई ड्राइवर वाइवर नहीं था, वो धीरज था, धीरज रायकर। क्या मीनाक्षी,
गाड़ी तो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, सेक्सी। कौन है धीरज रायकर? और इसका आपके पति आशुतोष के चेहरा जलने से क्या ताल्लुक? कौन है ये धीरज? ये धीरज ही मेरी बर्बादी का कारण है। सर विजय मॉल में एक गारमेंट्स की स्टोर है। कुछ महीनों पहले मैं वहां पे सेल सुपरवाइजर का जॉब कर रही थी। धीरज भी वहां स्टोर मैनेजर था। लेडीज चेंजिंग रूम में एक दिन मैंने एक फोन पकड़ लिया जो जानबूझकर वहां पर प्लांट किया गया था। उस फोन का वीडियो कैमरा ऑन था और वो फोन धीरज का था। उसकी फोटो उसकी स्क्रीन सेवर पर थी। इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी। धीरज। हाँ मीनाक्षी। मुझे अर्जेंट बात करनी है। मीनाक्षी, कस्टमर से ज्यादा अर्जेंट क्या हो सकता है? धीरज, मुझे तुमसे अभी के अभी बात करनी है। मीनाक्षी, कस्टमर छोड़ के आ रहा हूँ, बताओगी क्या हुआ? क्या है ये? तुम लेडी कस्टमर्स को चेंज करते हुए रिकॉर्ड करते हो अपने फोन पर। तो अब क्या करोगे तुम? जीएम से कंप्लेन करोगी मेरी? बिल्कुल करूंगी और पुलिस कंप्लेन भी दर्ज करूंगी। इतने भद्दे कैसे हो सकते हो तुम? कितनी मासूम औरतों के तुमने चेंज करते हुए वीडियोस बनाए होंगे, पता नहीं क्या करते हो उनका। लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मीनाक्षी, उस मोबाइल में और भी बहुत सारी वीडियोस हैं। कंप्लेन करने से पहले वो वीडियो भी तो देख लेती। या फिर एक काम करो, तुम ये वीडियो देखो, हो सकता है कंप्लेन करने का तुम्हारा इरादा बदल जाए। धीरज ने तुम्हारा वीडियो बनाया था? मेरी और स्टाफ की हर औरत की। तो आपने धीरज की कंप्लेंट नहीं की? जी नहीं, लेकिन मैंने वो जॉब छोड़ दी थी और मेरे इस एक तरफी फैसले से आशुतोष आग बबूला हो गए थे। नौकरी छोड़ेगी तू? तूने पहले नौकरी ज्वाइन की क्यों? क्योंकि तू मुझे जता सके कि अब मैं कमाऊं नहीं रहा। नहीं नहीं अशु, ऐसा मत बोल। ऐसा कुछ नहीं है अशु। नहीं है ऐसा। नहीं है। अब जब वाकई में बिजनेस की हालत खस्ता है, घर में 2 पैसों की सख्त जरूरत है, क्या करती है? नौकरी छोड़ देती है ताकि फिर से मुझे जता सके कि अब मैं एकदम गया गुजरा हो गया हूं। मैं अपने पति को सच बोल ही नहीं पाई और ना ही धीरज के खिलाफ, और इस कारण धीरज ढीठ हो गया। वो मुझे धमका था कि वो मेरा वीडियो इंटरनेट पर डाल देगा। मुझसे वो कराने लगा जो मैं कभी करना नहीं चाहती थी। बस ये सिर्फ एक बार धीरज, इसके बाद कभी नहीं। ये जो वीडियो है ना, ये डोर है और तू कठपुतली। इसलिए कहाँ नचाना है, कब नचाना है, कैसे नचाना है, इसका फैसला सिर्फ मैं करूंगा। एक बार स्माइल करना। मैंने बोला स्माइल। मेरी उस वीडियो को वायरल कर देने की धमकियां देते हुए धीरज ने मुझे अनगिनत बार अलग अलग होटल बुलाकर मेरा रेप किया। मैं अंदर ही अंदर टूट रही थी, मर रही थी। बस पिछले हफ्ते ही मैंने सोच लिया कि अब और नहीं। मैंने आशुतोष को सब सच सच बता दिया। धमकियां दे रहा था वो मेरा वीडियो इंटरनेट पर डाल देगा। ये है वो अशु, जानवर है। कौन सा जानवर है? जंगली घोड़ा, शेर? और मैं कौन हूं उसके सामने? लोमड़ी की। इसीलिए गई थी उसके पास कि ये लोमड़ी कुछ कर नहीं पाएगा। बकवास करना बंद करो अशु। बहुत खतरनाक आदमी है वो। नाम क्या है उसका? धीरज रायकर। वो स्टोर मैनेजर है जहां मैं काम करती थी। मतलब तू जब से नौकरी करी थी तब से
पिछले 1.5 साल से तो उस धीरज के साथ मजे ले रही थी। मजे ले रही थी? इतनी घिनौनी बातें करना बंद करो आशु। मैंने वो नौकरी इसलिए छोड़ी ताकि मैं धीरज के चंगुल में फंस ना सकूं, लेकिन फिर भी वो आदमी मेरे पीछे आया, धमकियां दी उसने मुझे। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तो आशुतोष ने बात की धीरज से? हाँ, लेकिन धीरज ने वीडियो लौटाने के बदले पैसे मांगे। आशुतोष और तुमने मिलकर कंप्लेन क्यों नहीं लॉन्च की? धज्जियां उड़ जाती हमारी इज्जत की। वो डर आप नहीं समझेंगी मैडम, और कभी वीडियो बना आपका तब पता चलेगा। तो क्या ये धीरज 14 दिसंबर को पैसे लेने आया था? उससे पहले भी आया था। 1 करोड़ क्या, 1 लाख भी नहीं दे सकता, 10,000 भी नहीं। देखो धीरज, तुमने एक बार नहीं कई बार मुझे बुलाया है यहाँ वहाँ, मैं हर बार चली आई। अब बंद कर दो धीरज, चले जाओ हमारी जिंदगी से। वो सारे वीडियोस हमारे सामने डिलीट कर दो। क्या? वीडियोस डिलीट कर दूं? ऐसी वीडियोस के है ना लाइफ टाइम कॉपीराइट्स होते हैं। जैसे एक बार किसी भी वेबसाइट पर अपलोड किया ना तो इंटरनेट के ब्रह्मांड में घूमने लगते हैं और फिर लाखों लोग मजा लेते हैं। आशुतोष, आशुतोष, आशुतोष! तुझे क्या लग रहा है आशुतोष? तू मुझे मार देगा तो वीडियोस तुझे मिल जाएंगी? ठीक है, अगर तुम दोनों थोड़े दिन के लिए शांति चाहते हो तो फिर एक काम करो, तेरी गाड़ी की चाबी दे मेरे को। फिलहाल मैं उसे से काम चला लूं। वो कार सिर्फ एक कार नहीं थी, वो मेरे पति ने बड़े प्यार से खरीदी थी, मेरे लिए और बच्चों के लिए। वो कार एक निशानी थी हमारे अच्छे दिनों की। अनिल, सुनील, गिर जाओगे। अरे रोको मत मीनाक्षी, मजे लेने दो। इसी खुशी के लिए तो इतनी कीमत दी है कार की। उस दिन मैंने हमारे पड़ोसी परेश सिसोदिया को झूठ बोला था कि धीरज हमारा ड्राइवर। क्या सच बोलती मैं उन्हें? उस दिन हम मेरे मम्मी पापा के घर जाने वाले थे, ये भी मैंने उन्हें झूठ बोल दिया था। सच तो ये है कि उस दिन सुबह धीरज हमारी कार लेकर जाने वाला था और वो हमारी कार लेकर चला गया। कितनी यादें जुड़ी थी उस कार से। आशुतोष तो हताश हो गए थे, उनका एनिवर्सरी मनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। सुबह से ही आशुतोष ने पीना शुरू कर दिया था। ये क्या है आशु? मम्मी जी के घर जाना है ना हमें, एनिवर्सरी है आज हमारी। अगले साल मनाएंगे एनिवर्सरी, इसी दिन के लिए जिस दिन हमारा सब कुछ लूट गया। जो जो बर्बाद हुआ है हम दोनों मिलकर उसे फिर से बनाएंगे। कुछ नहीं बनाना है मुझे। मैं तो आशुतोष को मना ही रही थी, समझा रही थी कि वो सबके सामने, खास करके बच्चों के सामने कुछ ना कहे, लेकिन उतने में धीरज लौट आया। जी, अब क्या चाहिए तुम्हें? आशुतोष, ऐसा है ना, कार तो कुछ सालों में पुरानी हो जाएगी, उसके बाद उसका मिलेगा क्या? तो एक काम करो, एक 10 लाख रुपए रेडी कर दो। नहीं रेडी कर पाऊंगा मैं, देने के लिए कुछ नहीं हमारे पास। धीरज, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, चले जाओ हमारी जिंदगी से धीरज, प्लीज। तो फिर एक प्रस्ताव है मेरे पास। कैसा प्रस्ताव? मीनाक्षी, एक काम करो, बढ़िया से चाय बना के लाओ, तब तक मैं तुम्हारे पतिदेव से प्रस्ताव डिस्कस कर लेता हूँ। और फिर धीरज ने एक बहुत ही गंदा सा, भद्दा सा प्रस्ताव रखा आशुतोष के सामने। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो इस हद तक गिरेगा। रामखोर, ये बात तूने कही भी कैसे? कुत्ते, निकल अभी, कभी मेरे घर से बाहर निकल। अबे इतना क्यों आग बबूला हो रहा है तू? मीनाक्षी पिछले 1.5 साल से तेरे पीठ पीछे मेरे साथ सोती आई,
अब तेरी परमिशन से सोई गया हो क्या? जाकर ये प्रस्ताव तेरी माँ के सामने रख कमीने। क्या कर रहा है धीरज? क्या कर रहा है? धीरज क्या कर रहा है? क्या कर रहा है धीरज? धीरज पागल हो गए हो क्या? बहुत फिक्र है तुम दोनों को दुनिया की। अब देखते हो दुनिया से क्या बोलती हो तुम। क्या हुआ, कैसे हुआ, मेरे पति का मुंह काला कैसे हो गया जी? और आपने बीरेन सिंह और उसके दोनों आदमियों पर झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें फंसाने की कोशिश की। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी और आशुतोष की इज्जत दुनिया में उछले। उसके लिए तुमने निर्दोष लोगों को फंसाया। मीनाक्षी दीदी, कम से कम एक बार मुझे तो बताती। अंकिता, मैं तो आशुतोष को भी बोलने में इतना डर रही थी। धीरज का फोन नंबर और उसका एड्रेस और जिन जिन होटल्स में उसने आपको बुलाया था उन सारे होटल्स के नाम, दिन और तारीख याद हो तो और भी अच्छा। मुझे इस वक्त हॉस्पिटल लौटना है, अपने पति के पास। मुझे उन्हें देखना है, उनसे बात करनी है। लेकिन पहले धीरज का नंबर और एड्रेस उसके पास। The number you have called is currently switched off. स्विच ऑफ है सर। जिस गारमेंट स्टोर में धीरज मैनेजर है वहाँ बात करो और उसके घर वालों से। प्रियंका, मीनाक्षी के पड़ोसी से दोबारा बात करो। उन सारे होटल्स में इंक्वायरी करो जहाँ धीरज मीनाक्षी को बुलाता था। कार के डिटेल्स है हमारे पास, खोज शुरू करते हैं। लेकिन इस बार ध्यान से, मीनाक्षी एक बार हमसे झूठ बोल चुकी है, देखते हैं इस बार वो झूठ बोली है या सच। इतना बड़ा झूठ और इतने सारे झूठ, मुझे, मम्मी को, किसी को लायक नहीं समझा दी। जो मुझ पर बीती है तो सोच भी नहीं सकती। मुझे आशुतोष को देखना है, उसका यह हाल मेरी वजह से हुआ है, मुझे उसे ठीक करना है। ये गाड़ी लेके गया था उनकी? मीनाक्षी ने तो यही कहा हमसे। गाड़ी जाते हुए तो मैंने देखी थी, लेकिन ठीक से देख नहीं पाया। चला कौन रहा था? ओह माय गॉड, धीरज रायकर हमारे स्टोर के ड्रेसिंग रूम में। ये धीरज रायकर इस वक्त कहाँ पर है? बुलाइए उसे। धीरज तो 1 महीने पहले ही जॉब छोड़ चुका है। सर ये लीजिए धीरज रायकर का एड्रेस। सर एक रिक्वेस्ट है, धीरज को अरेस्ट करते ही आप सारे वीडियो जब्त करके डिलीट कर दीजिएगा और प्लीज हमारे स्टोर का नाम बताने दीजिएगा। पहले ये धीरज रायकर हमारे हाथ तो लगे, इसने सिर्फ यही कांड नहीं किया, एक आदमी के चेहरे पर पेट्रोल डालकर उसे जला भी दिया। परेश जी, क्या यही वो आदमी था जिसे मीनाक्षी ने अपना ड्राइवर बताया था? जी जी यही था। और जब आपने आशुतोष की गाड़ी जाते हुए देखी थी तब क्या यही गाड़ी चला रहा था? सॉरी, मैंने ध्यान से देखा नहीं था इतना, इसीलिए ऐसा बोला था कि मुझे ऐसा लगा कि मीनाक्षी और आशुतोष ही निकले। मैडम कुछ और हुआ है क्या? आशुतोष पर हमला किसी लेनदार ने नहीं करवाया था, बल्कि इस आदमी ने आशुतोष का चेहरा जलाया था। ये आदमी है कौन? और आपने मुझे और मेरे 2 आदमियों को ऐसे आड़िया तो लिया उस आशुतोष की बीवी की झूठी गवाही की वजह से। सॉरी, दरअसल मीनाक्षी ने हमें गुमराह किया था। आपको पहले पता करना चाहिए था ना। मैंने कितनी बार कहा आपसे, लेकिन आपने माना ही नहीं। देखिए, हम पैसे उधार देते हैं, वो हमारा बिजनेस है और हमारा दिया हुआ पैसा हम वसूलते भी है, लेकिन उसके लिए हम किसी को जलाते या मारते नहीं है, क्योंकि मरा हुआ आदमी कभी पैसे नहीं लौटा सकता हमारे। ललित, पुलिस वालों ने जो मेरे आदमियों को तोड़ा है उसकी भरपाई कौन करेगा? वो आशुतोष की पत्नी मीनाक्षी। और मार्केट में जो मेरा नाम खराब हुआ है वो गाली कैसे पहुंची जाएगी? बीरेन, मैं सिर्फ अपने दोस्त की इस हरकत के लिए आपसे माफी मांग सकता हूँ। मैंने कई दफे पूछा आशु से कि क्या बीरेन के आदमियों ने ये सब किया है। देखिए, वो बोल तो पाता नहीं है, सिर्फ लिख के बात करता है, लेकिन एक बार भी उसने हाँ नहीं लिखा है। मुझे तो लगता है कि ये सब कुछ मीनाक्षी भाभी का ही किया करा है। आशुतोष, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। जी? धीरज रायकर यहीं रहता है? हाँ बेटा है मेरा। इस वक्त आए वो अपने किसी दोस्त की शादी में गया है, 4 दिन हुए। शादी में जाता है तो मोबाइल बंद रखता है अपना? दरअसल मैं भी वही सोच रही थी, उसका मोबाइल क्यों बंद है। आप एक तरफ हो जाइए, पूरे घर की तलाशी लेनी है हमें। क्यों? चलिए। अरे क्या हुआ? मोबाइल सेट, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, जो कुछ भी मिले जब्त करो। अरे बताइए तो सही, हुआ क्या? ऐसा कुछ जिसे जानने के बाद आपको घिन आएगी कि धीरज आपका बेटा है। मतलब ये मैडम कि एक औरत का अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था वो, और इतना ही नहीं, उसके पति के चेहरे पर पेट्रोल डालकर जला दिया उसने उसे, और न जाने कितनी और औरतों को इस तरह से ब्लैकमेल कर रहा होगा वो। धीरज ऐसा नहीं कर सकता।
आपको गलतफहमी हुई है। अशोक, मुझे पुलिस को सच बताना पड़ा धीरज के बारे में। हिम्मत वाली हो तुम, ऐसे ही रहना। मुझे तुमसे हिम्मत मिलती है। मीनाक्षी ने जिन 7 होटल्स की डिटेल्स दी थी, मैंने उन सभी जगह इंक्वायरी की। उन सभी जगह धीरज ने रूम्स बुक किए थे कई दफा। यानी धीरज वाकई में मीनाक्षी को एक्सप्लॉइट कर रहा था। शायद मीनाक्षी इस बार झूठ नहीं बोल रही। सारे होटल्स की रिसेप्शनिस्ट ने मीनाक्षी की फोटो पहचानी है। समय ये भी पता करने की कोशिश कर रही हूँ कि धीरज और भी औरतों के साथ ऐसा कर रहा है क्या। 4 दिन पहले अपनी माँ को बोलकर गया था कि शादी में जा रहा। उसके बाद ये कांड किया, अब फोन बंद है। इस धीरज के लिए मैनहंट लॉन्च करो। पेट्रोलिंग टीम्स मीनाक्षी और आशुतोष की कार के लिए आसपास के इलाके का चप्पा चप्पा छान रही है। धीरज उनकी कार को ज्यादा दूर नहीं ले जा पाएगा। प्रियंका, हमें धीरज को धरना है जल्द से जल्द। सुनील अनिल, पापा बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब पापा को देखना है मम्मी, मुझे भी। हम क्यों नहीं जा सकते हॉस्पिटल? बस नहीं जा सकते हैं बेटा, पर हम दोनों तुम्हें खुद लेने आ जाएंगे। लेकिन तब तक के लिए तुम दोनों को शेर बच्चे बनकर एक दूसरे की हिम्मत बढ़ानी होगी। मीनाक्षी बेटा, जब आशुतोष को बिजनेस में घाटा हो रहा था तो हम सब तुम्हारे साथ खड़े थे। आशुतोष का परिवार साथ था। फिर बेटा तुमने हमें दूर क्यों रखा? क्यों नहीं बताया हमें कि तुम पर क्या गुजर रही थी? पापा, वो आशुतोष की बिजनेस की बात थी, ये मेरी निजी बात थी और मैं शर्म और डर से मरी जा रही थी। पापा, आप मम्मी और अंकिता ये बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मुझे इस बात की भनक तक नहीं थी कि धीरज आशुतोष के साथ ऐसा कुछ करेगा। मीनाक्षी की कार। इस कार को हाईवे से सीधा यहाँ लाकर छोड़ा गया नहीं लगता। किसी कच्चे रास्ते से या जंगलों में काफी घुमाने के बाद यहाँ लाकर छोड़ा गया लगता है। अजीब है सर, ये धीरज कार के पीछे इतना बड़ा था, लेकिन जब कार मिली तो ऐसे छोड़कर क्यों भाग गया? सर, मुझे इस मीनाक्षी की दूसरी कहानी में भी बड़े बड़े छेद नजर आ रहे हैं। सर, पेट्रोल टैंक बिल्कुल खाली है, शायद पेट्रोल खत्म हुआ होगा, इसलिए गाड़ी छोड़कर भाग गया वो बंदा। कार की पेट्रोल टैंक खाली है, पर उधर आशुतोष पर फेंकने के लिए धीरज के पास पेट्रोल था। हो सकता है सर आसपास के जंगल में पेट्रोल का इस्तेमाल किया गया, धीरज को गायब कर दिया गया, क्योंकि जब से ये कांड हुआ है तभी से धीरज के बारे में किसी को कोई खबर नहीं। ऐसे ढूंढो जैसे कभी ना ढूंढा, क्योंकि हर कोने में झूठ छुपा हो सकता है। उसे छांट कर सच को बाहर निकालो। मूव। छोड़कर भागना होता तो धीरज तुम दोनों से एक कार छीनता ही क्यों? मुझे क्या पता। मीनाक्षी, लेनदार बीरेन सिंह के 2 आदमी मनोज और चंदर को फंसाया था तुमने। क्या तुम इस कहानी में भी किसी को फंसा रही हो? आप ऐसा क्यों सोच रही है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? माना कि पहले मैंने झूठ कहा है, लेकिन इस बार मैं सिर्फ सच कह रही हूँ। मुझे नहीं पता कि धीरज ने हमारी कार क्यों छीनी और उसके बाद वो उसे कहीं छोड़ देता है, तो मैं क्या कह सकती हूँ? इंसान की लाश है सर, पूरी तरह जल चुकी है। मीनाक्षी फिर झूठ बोल रही है। धीरज का कत्ल कर दिया गया। इस कहानी के कई राज खुलने भी बाकी हैं। मीनाक्षी दीदी, एक बार, सिर्फ एक बार मुझे सच तो बता दो, उस दिन आखिर हुआ क्या था? ये केस किसी क्राइम थ्रिलर नॉवल या फिल्म से ज्यादा विचित्र था। इस केस में झूठों का पहाड़ था और सच के तिनके थे। इस केस में हम एक ऐसे मुकाम पर भी पहुंच गए थे जहां हम इस सोच में पड़ गए थे कि क्या इस केस का सच कभी बाहर आएगा भी। पर काफी घूम घाम कर आखिरकार सच सामने। साहब, जानवी का घर उस तरफ है और जानवी इस तरफ से भागते हुए आ रही थी। वो लड़का भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था, हाथ में चाकू लेकर। जानवी मदद के लिए चिल्ला रही थी। यहाँ आकर उसने पकड़ा और चाकू से वार पे वार करने लगा।
5 वार किए थे साहब, और उसके बाद वो लड़का जानवी का मोबाइल लेकर इस तरफ से भाग गया। चाकू के वार गिनने का टाइम था तुम्हारे पास, पर उस लड़के को पकड़ने की कोशिश तक नहीं की तुमने, या मूड नहीं था? साहब कुछ सोचते कुछ करते इससे पहले सब हो गया। 10 सेकंड ही लगे होंगे कि सब कुछ खत्म। चेहरा ढका हुआ था उसका? जी नहीं साहब, सब मुझे तो लगता है कि वो मेन मार्केट से जानवी का पीछा करता आ रहा था। कामले, लड़की शायद इसी दुकान में गई होगी, इस दुकान में जाकर पता करो, हो सकता है वो लड़का वहीं से उसका पीछा कर रहा हो। और चेक करो मार्केट में किस किस दुकान के बाहर सीसीटीवी लगा है। सर्जरी ऑन है, 3 डॉक्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं, पर हालत काफ़ी क्रिटिकल है। बच तो जाएगी ना? मुश्किल है, क्योंकि एक ही जगह लड़की को बार बार छुरा घोंपा गया है और सारी हथौड़ियाँ बाहर आ गई हैं। कल से जानवी की ट्रेनिंग शुरू होने वाली है लोनावाला में। किस चीज की? SY ग्रुप ऑफ होटल मैनेजमेंट पे एज अ ट्रेनी सिलेक्ट हुई है। वो बोली होती थी ना, चाय बन गई है, पी के जा। बोले आई, मैं 10-15 मिनट में आती हूँ। आसपास के लोगों का कहना है कि जिस लड़के ने वार किया वो 20-22 साल का है, करीब जानवी की उम्र का। लेकिन वो था कौन? आपको किसी पर शक? ऐसा कोई निजी मामला या जानवी का कोई बॉयफ्रेंड हो? डॉक्टर क्या बोले? कुछ बोल नहीं रहे, जानवी को देखने भी नहीं दे रहे मुझे। सर, एक दुकान से फुटेज मिल गया जिसमें वो लड़का जानवी सावंत का पीछा कर रहा है, चेहरा क्लियर दिख रहा है सर। फुटेज जल्दी भिजवाओ और आसपास की दुकानों में भी चेक करो, पता तो चले वो लड़का पीछा कहां से कर रहा था और कहां को भागा। ही सड़क पर नंगा चाकू लेकर भाग रहा है और पब्लिक का ध्यान भी जा रहा है। लड़की मदद के लिए चिल्ला रही थी, ये तो सभी कह रहे हैं, लेकिन सर वहां पर किसी भी आदमी ने उस हत्यारे को रोकने की कोशिश तक नहीं की। माधुरी, लड़की के घर वालों से कोई हिंट मिला कि कौन हो सकता है लड़का? नहीं सर, वो लोग ज्यादा कुछ नहीं कह पाए, टोटल शॉक में है। सर लड़के ने जानवी को मारा और उसका मोबाइल ले गया। जिस तरह से वार किया गया उससे तो ये लग रहा है कि मकसद हत्या करने का ही था। सब हॉस्पिटल से फोन था, जानवी सावंत नहीं रही। तुरंत उठवा सकते हो सलमान अंसारी को? अभी टीम भेजता हूं। अरे चल, अरे क्या बात है साहब? अरे मुझे कहां ले जा रहे साहब? सलमान अंसारी की कस्टडी आपको सौंप दी है। आपके स्टेबर जावेद शेख की सारी डिटेल्स इस फाइल में। कुछ 6 महीने पहले उभरते हुए कार चोर का किताब लेकर बैठा था ये जावेद। उस दौरान कुछ 3 या 4 कारें चोरी की थी इसने सलमान अंसारी के साथ मिलकर। जावेद शेख की मां शहनाज शेख घर काम करती। जावेद की बड़ी बहन आफरीन शेख मलाड के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स है। माधुरी, यस सर। जावेद की मां और बहन दोनों को तुरंत ताबे में ले लो। इस सलमान अंसारी और जावेद शेख को हमने इसी साल जून में गिरफ्तार किया था। मेरा रोड स्टेशन के पास की सोसाइटी से इन दोनों ने एक गाड़ी उठाई थी। पार्किंग की सीसीटीवी में दोनों साफ दिखे। 2 घंटों में धर लिया। ये सलमान और जावेद फुल टाइम चोर हैं या कुछ और भी करते हैं? वैसे सलमान पेशे से मैकेनिक है और आप जिसे ढूंढ रहे जावेद शेख, वो मोइन नगर के एक हार्डवेयर की दुकान में काम करता है। बस 10 मिनट तोड़ा, दोनों ने सब उगल दिया। बताया कि इससे पहले 3 कारें चोरी कर चुके थे। गाड़ियों के पुर्जे अलग करके चोर बाजार में बेच देते थे। जावेद ने जानवी का कत्ल करने के बाद उसका मोबाइल फोन भी लिया। क्या जावेद सिर्फ एक मोबाइल फोन के लिए कत्ल कर सकता है? सर ये किस चीज के लिए किस हद तक जा सकता है कहना मुश्किल है। हो सकता है जानवी ने मोबाइल देने से इनकार कर दिया हो, तो बस पीछा करके स्टैबिंग कर दी हो।
इंसानियत का कतरा जिसमें ना हो, उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। सिर्फ एक मोबाइल फोन के लिए भरे बाजार किसी के पीछे भागते हुए इतने भयंकर तरीके से उसका कत्ल कर देना, ये कांड कुछ और ही इशारा कर रहा है। अरे मैडम, मैं कोई पहली ऐसी माँ हूँ जिसे ये ना पता हो कि उसका बेटा कहाँ है। मैं बस इतना जानती हूँ कि वो 6 महीने से यहाँ नहीं आया। कहाँ से नहीं आया शहनाज? नागपुर से। वो काम ढूंढने नागपुर गया था, बस 6 महीने से वहीं है। नागपुर में कहाँ? जी वो तो मुझे नहीं पता। नहीं पता? ठीक है। और आफरीन तू बोलने का क्या लेगी? या दो कान के नीचे? मारो नहीं साहब, जमानत के बाद मैं जावेद से मिला ही नहीं साहब, और उसके बाद तो वो नागपुर चला गया था कुछ काम धंधा करने के लिए साहब। और 2 दिन पहले जावेद ने एक लड़की को मार डाला, उसका फोन लेकर भाग गया। कार वो तेरे साथ चुराता था, अब ये बता कि मोबाइल किस गैंग के लिए चुराता है? क्या बोल रहे हैं साहब? जावेद ने मर्डर कर दिया, वो भी मोबाइल के लिए? अतड़ियां बाहर निकाल दी लड़की की। देख सलमान, सीधा हिसाब है, अगर जावेद नहीं मिला तो चार्जशीट तेरे नाम की बनेगी। अल्लाह कसम साहब, मैं नहीं जानता साहब कि जावेद इधर आया हुआ है। आपको जितना मारना मार लो साहब, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ साहब। सर, जावेद ने जो मोबाइल जानवी से छीना था वो नंबर सिर्फ 4 दिन पुराना है। और जानवी का इससे पहले वाला नंबर, उसके रिकॉर्ड्स मंगवाए सर। लेकिन सर एक बात अजीब है, जानवी ने जो नया सिम लिया उसके केवल 4 दिन बाद उसका मर्डर हो गया। सिर्फ मोबाइल फोन छीना गया, पर्स वर्स कुछ नहीं। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ एक मोबाइल चोरी का मामला नहीं है, बात कुछ और भी है। ऐसा क्या कुछ था उस मोबाइल के अंदर जो जावेद को उससे चाहिए था? और कितनी बार बताओ मैडम, मेरे को नहीं मालूम ये जानवी कौन है। जरूर कोई मेरे जावेद को फंसा रहा है। वो काहे को किसी लड़की का खून करेगा, और वो भी एक मोबाइल के लिए? कैमरा इंसान नहीं है शहनाज, झूठ नहीं बोलता वो। साफ साफ नजर आ रहा है तेरा बेटा जावेद जानवी के पीछे भाग रहा है। उसके हाथ में रामपुरी छुरी है। दिखाओ नहीं दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता मैडम। मुझे मालूम है मेरा बेटा कभी किसी का कत्ल नहीं कर सकता। फोन चुरा सकता है, गाड़ी चुरा सकता है। और आफरीन तू अब भी साइलेंट मोड पर है। तू चार्जिंग पर डाल दूं या बैटरी चेंज कर दूं तेरी? जानवी ने अपने कत्ल से 4 दिन पहले अपना मोबाइल नंबर बदला, कोई खास कारण था? नो सर, ताई ने कोई खास कारण नहीं बताया था अपना मोबाइल नंबर चेंज करने का। 4449876656 सेव कर लिया रघु? अचानक नंबर चेंज क्यों ताई? कोई पैकेज मिला है क्या? हाँ, और इसमें डेटा सिंग डालने से भी सस्ता है, तू भी ले ले। चल बाय। बस इतना ही बोला था ताई ने। एक बार फिर से इसे देखिए, जावेद शेख नाम है इस लड़के का। शायद आपने कभी पहले भी देखा हो इसे। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। दयाराम जी? नहीं, मैं इस लड़के को नहीं जानता। मेरी जानवी अपनी जिंदगी की पहली नौकरी की ट्रेनिंग पर जाने वाली थी। वो पढ़ी लिखी थी। उसका इस भयंकर मुजरिम से क्या ताल्लुक हो सकता है? कार चोरी की बात की तो बोलती बंद हो गई तेरी शहनाज। जावेद के जमानत के पैसे भी तो तूने ही दिए थे ना। कार चोरी किधर और किसी का कत्ल किधर मैडम? मैं अपने बेटे को जानती हूँ, वो किसी का खून नहीं कर सकता। अम्मी झूठ बोल रही है मैडम। जावेद ने मुझे फोन किया था। कब और कहां से फोन किया था उसने? और इस वक्त जावेद कहां है? वो हमें नहीं पता मैडम। जावेद ने मुझे फोन करके बस इतना बोला। आफरीन बोला ना मत पूछो अभी, बस अम्मी को ले और चली जाती। अभी क्या कांड किया तूने? हाँ आफरीन, मैंने बोला ना मत पूछो अभी। अगर पुलिस घसीटेगी ना तो बोलना मत, करके बोला नहीं मैं। फिर पुलिस? अभी क्या किया तूने जावेद? आफरीन मत पूछ, बस अम्मी को ले और निकल जा कहीं पे। मैंने जब अम्मी को बताया तो अम्मी ने मुझसे कहा कि हम कहीं नहीं भागने वाले। पर शहनाज तुम तो कह रही थी कि तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे बेटे ने क्या किया था। उसने किसी की जान ले ली होगी, ये पता नहीं था मैडम। इसमें अम्मी की कोई गलती नहीं है मैडम। अम्मी और मैं तो कोलू के बैल की तरह सारा दिन काम में लगे रहते। मैं अस्पताल में और अम्मी घर काम में।
जावेद पर हमारी पकड़ कभी बनी ही नहीं। अब बोलो, कहाँ है जावेद? हमें सचमुच नहीं पता मैम कि जावेद कहाँ पर। जावेद की हरकतों से इतना तो अंदाजा हो गया था कि उसने फिर से कोई ना कोई गड़बड़ कर दी। वो किसी का कत्ल कर देगा ये हमने कभी नहीं सोचा था। जावेद जानवी को जानता था ना? अब तो साफ साफ नजर आ रहा है कि जावेद ने कत्ल मोबाइल फोन के लिए नहीं किया था। हम इस लड़की को नहीं जानते। अब तो साफ साफ नजर आ रहा है कि जावेद ने कत्ल मोबाइल फोन के लिए नहीं किया था। हम इस लड़की को नहीं जानते और ना ही जावेद ने कभी किसी जानवी का जिक्र किया। रघु, पुलिस जो पूछ रही थी उस लड़के जावेद शेख के बारे में, क्या जानवी उसे जानती थी? कैसे मामा? ताई किसी क्रिमिनल के साथ कैसे दोस्ती कर सकती थी? तो फिर नंबर क्यों बदला उसने अपना? सर, एक और दुकान से सीसीटीवी फुटेज मिला है। इसमें जावेद पीछा नहीं कर रहा जानवी का। तो क्या इंतजार कर रहा है? राह देख रहा है? हो साहब, लग तो ऐसे ही रहा है जैसे जानवी के लिए हाथ लगाए बैठा हो। सर, ये 2:45 बजे का फुटेज है और जानवी अपने घर से 3:15 बजे निकली थी। आई एम श्योर ये मर्डर सिर्फ मोबाइल फोन के लिए नहीं हुआ। आगे देखते हैं सर। सर, जावेद की बहन आफरीन ने पुणे का एक एड्रेस दिया है जहां जावेद हो सकता है। जावेद के चाचा अख्तर शेख वहां रहते हैं। माधुरी, चुपचाप सादे कपड़े में पुणे के लिए निकलो। फोन मत करना, सीधे झपट लो। जी सर। दूसरे सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि जावेद के साथ एक लड़का और भी था। ये प्लान मर्डर की साजिश लगती है। जावेद के साथ जो ये दूसरा बंदा है, शायद इसका काम जानवी पर नजर रखना था कि जानवी सोसाइटी से कब निकली, कहां तक पहुंची। सर, जावेद खुद नजर नहीं रख रहा था, शायद इसलिए क्योंकि वो जानवी को पहले से जानता था। शायद इसका जवाब जानवी के पहले मोबाइल नंबर के रिकॉर्ड से मिले। उसके पहले नंबर की सीडीआर आज शाम तक आ जानी चाहिए। इस बंदे के बारे में शायद जावेद के साथीदार सलमान को कुछ पता हो, या फिर जावेद की फैमिली को। ये तो माजिद है साहब। कौन माजिद? हमारे चाचा अख्तर शेख की सोची समझी साजिश के तहत जानवी का कत्ल किया गया था। साहब, एक छोटा सा सुराग है जो शायद बहुत बड़ा कनेक्शन साबित करे जावेद और जानवी के बीच। तो बोल ना। 2 साल पहले जावेद टैक्सी चलाता था। जावेद का उस टाइम का एक दोस्त मिला मुझे, टैक्सी ड्राइवर अमजद सिद्दीकी। जावेद शेख कहाँ है? तुम कौन हो? जिस तरह तुम जावेद के दोस्त हो ना अमजद सिद्दीकी, मैं पुलिस का दोस्त हूँ। तो जावेद कहाँ है? अमजद, मर्डर का केस है। अखबार में तो पढ़ा होगा अपने दोस्त का कारनामा। ये जानवी जो मारी गई, मैं जानता था उसे। 2 साल पहले की बात है जब पहली बार उसे देखा था। ये आपकी टैक्सी है? हाँ जी। भैया, मुझे योगेश से मिलना है। 2 हफ्ते पहले तक वही चला रहा था ना, योगेश दलवी। कौन योगेश दलवी? मुझसे पहले ये टैक्सी मेरा दोस्त चला रहा था, कोई योगेश दलवी नहीं। नहीं भैया, योगेश चला रहा था। मैं इस चीज से तो जाती थी रोज। हाँ, ये टैक्सी थी MH02 मैं 2 हफ्ते पहले तक रोज इसी टैक्सी से कॉलेज जा रही थी और ड्राइवर का नाम योगेश था। मैडम, आपको गलतफहमी हो रही है। पिछले 6 महीने से मेरा दोस्त ही गाड़ी चला रहा था, उसका नाम है जावेद शेख। शायद आपके दोस्त ने योगेश को दी होगी। पर वो काय को देगा? हम एक टैक्सी वाले के लिए काम करते हैं। जावेद मेरा दोस्त है और वही चला रहा था ये टैक्सी। अभी 2 हफ्ते पहले उसने नौकरी छोड़ा तो सेठ ने मुझे दी चलाने को। आपका ये जो दोस्त है जावेद शेख, ये आप कहाँ काम करता है? मोईनगर बस डिपो के पास, वो हार्डवेयर की दुकान में। योगेश दलवी, ये नाम पहले कभी नहीं सुना था, इसीलिए अपने दिमाग को हॉर्न बजा।
कि कहीं साला जावेद इस लड़की को गोली तो नहीं दिया। मतलब लड़की पटाने के लिए उसने झूठा नाम बोला। यही सेम डाउट मेरे को हुआ, इसीलिए मैं उसी शाम को जावेद से जाकर पूछा। जावेद बताना कौन है योगेश दलवी? मैं। हाँ मैं। योगेश दलवी? हाँ। कर दिया होता। मैं जानती थी कि तुम टैक्सी चलाते हो, ड्राइवर हो, तब किया मैंने तुम्हें रिजेक्ट। टैक्सी ड्राइवर काम है, लेकिन जावेद शेख तो पहचान है। यार जावेद शेख एक इंसान भी तो है ना, जानवी सावंत भी एक इंसान है, और ये इंसानों के बीच का फर्क मैं आज तक समझ नहीं पाई। और ये फर्क छुपाने के लिए तुमने जो झूठ बोला है ना जावेद, वो भी मैं नहीं समझी हूँ। जानवी देखो, मैंने अपनी पहचान झूठी बताई है, लेकिन मेरी फीलिंग्स अच्छी है। मैंने झूठ बोला, तुमसे गलत किया, नहीं करना चाहिए था मुझे ऐसा। I'm sorry जानवी। मुझे सॉरी नहीं चाहिए, मुझे प्रॉमिस चाहिए। कुछ भी हो जाए झूठ नहीं। प्रॉमिस। आगे से कुछ भी हो जाए झूठ नहीं। तो फिर से शुरू करें। हाय जानवी सावंत। हाय जावेद शेख। फिर उसके बाद उन दोनों का शुरू हुआ कि खत्म, मेरे को नहीं मालूम। लड़की खत्म हो गई है अमजद, जावेद ने उसकी हथड़ियां निकाल दी है। कोई खबर है तो बोल दे। वो जानवी फिर एक बार मिली थी मुझसे 6 महीने पहले। अमजद, जावेद कहाँ है? मैं 2 हफ्ते से उसे कॉल कर रही हूँ, वो फोन नहीं उठा रहा है। मैं शॉप पे भी गई थी, उसके बॉस ने बोला कि उसने जॉब छोड़ दी। झूठ नहीं बोलूंगा, जावेद जेल में। क्या किया उसने? कार चुराई। बस उसके बाद मैंने जानवी को कभी नहीं देखा। फिर अभी कुछ दिन पहले ही खबर सुनी कि जावेद जानवी को मारकर फरार हो गया। साहब ये थी उनकी 2 साल की हिस्ट्री। पर जावेद शेख का परिवार तो कहता है कि उन्होंने जानवी का नाम तक नहीं सुना, और जानवी सावंत की फैमिली भी यही कहती है कि वो जावेद को बिल्कुल नहीं जानते। सर हम पुणे पहुंचे हैं, जावेद के चाचा अख्तर शेख के मोहल्ले की तरफ जा रहे हैं। यहाँ के लोकल खबरी ने टिप दी है कि जावेद का चाचा घर पर है, लेकिन उसका बेटा माजिद नहीं है, और जावेद के होने की भी कोई खबर नहीं है। जावेद और जानवी का पास हमारे हाथ में है। तुम तुरंत जावेद के चाचा को उठा लो, जैसे भी हो जावेद का पता निकालना है उसे। ये मेरा बेटा माजिद और ये मेरा भतीजा जावेद, लेकिन बात क्या है मैडम? एक मर्डर केस में वांटेड है जावेद और माजिद। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता। जानवी सावंत नाम है इस लड़की का, जिसे जावेद ने मार दिया है, और आपके बेटे माजिद ने जावेद का साथ दिया। माजिद तो जावेद के साथ नागपुर निकल गया था। हाँ। वहाँ जावेद ने नौकरी देख रखी थी माजिद के लिए। कब आया था जावेद यहाँ? वो 12 नवंबर को आया था यहाँ पूना। अब वो दोनों तो रात को ही निकल गए थे यहाँ से। माजिद को फोन लगाई जरा। अब मुझे समझ आ रही है आपकी चाल। टीवी पे खबरें हम भी देखते हैं, आप इस पूरे मसले को हिंदू मुसलमान का रंग देना चाहते हैं, है ना? आप सब मिलके उसको फंसा रहे हैं। हो ही नहीं सकता मेरी बच्ची और ऐसे लड़के के साथ। गलत है ये, आप बदनाम कर रहे हैं मेरी मरी हुई बेटी को। दयाराम जी, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन ताज्जुब की बात है, 2 साल से जावेद और आपकी बेटी जानवी का अफेयर चल रहा था, पर आपको या जावेद के परिवार को इसकी भनक तक नहीं लगी। अगर भनक लगती तो क्या हम अपनी बच्ची को इस दलदल से बाहर नहीं निकाल लेते? मेरी बच्ची भोली थी, जरूर इस जावेद ने उसे फंसाया होगा। जानवी ने जो ये नंबर चेंज किया, कहीं उसकी वजह ये तो नहीं जावेद से बचने के लिए? ये हम तब तक नहीं कह सकते जब तक कि जावेद हमारे हाथ नहीं लग जाता। को लगता है कि हम लोगों में इतनी नफरत भरी हुई है कि हम किसी की जान ले लेंगे। आफरीन, तुम एक नर्स हो, अगर तुम जानवी के घाव देखती ना तो तुम खुद समझ जाती कि जावेद के हर वार में कितनी नफरत भरी थी। यही तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ सर, किसने हमारे जावेद के अंदर इतनी नफरत, इतना जहर घोल दिया।
नफरत का जहर उसी के अंदर घुलता है जिसके अंदर नफरत की प्यास भरी हो। जावेद की नफरत इतनी गहरी थी कि उसने बड़े आराम से ठंडे बर्फीले दिमाग से इस कत्ल की साजिश रची। वो 12 नवंबर को नागपुर से पुणे गया, अपने चचेरे भाई माजिद को अपने साथ यहां लेकर आया, सिर्फ इस कत्ल के लिए। ऐसा जहर बाहर से नहीं, अंदर से उबलता है अफरीन, फिर बाहर निकलता है। अख्तर जी, अफसाना जी, आपको अंदाजा नहीं है कि बात कितनी फैल गई। मीडिया भी पीछे पड़ी, मामला सीरियस हो गया है। जावेद ने झूठा नाम लेकर जानवी को फंसाया और उसे मार दिया, और आपके बेटे माजिद ने इस कत्ल में जावेद का साथ दिया है। मैडम जी, हमें इसका अंदाजा नहीं था, और इस बात की तो बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि जावेद कार की चोरी करता था। मैडम, हमारा माजिद ऐसा लड़का नहीं है, उसने आज तक कोई गलत काम नहीं किया। आप अपने सारे रिश्तेदारों को इत्तला कर दीजिए कि अगर जावेद और माजिद उनसे पनाह मांगने गए तो वो उन्हें वहीं रोक ले और तुरंत हमें खबर करें। ये पुलिस वाले हमारा जीना मुश्किल कर देंगे जब तक जावेद उनके हाथ नहीं लगता। जीना तो जावेद ने मुश्किल कर रखा है, इससे बदतर क्या हो सकता। अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ बनने की कोशिश तो हर कोई करता है, पढ़ाई करता है, अपने करियर के बारे में सोचता है, चाहे वो किसी भी तबके के लोग हों, कितने भी बुरे हालात में पैदा क्यों ना हुए। जिंदगी को संवारने की कोशिश तो हर कोई करता है। जावेद को स्कूल भेजा, उसे पढ़ाने की पूरी कोशिश की, और जावेद ने क्या किया? हमें कहां से आई ये गलत सोच जावेद के अंदर? हमें बहुत बुरा लगता है, इसलिए नहीं कि पुलिस वाले हम पे शक करते, बल्कि इसीलिए कि हमारे अपने ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि पुलिस वाले हम पे शक करें। उन्हें लगता है हम अपने गुनाहगार लड़कों को छुपाते, हम भी झूठ बोलते हैं, हम भी उनके गुनाहों में शामिल हैं। और कोई लड़का नहीं मिला जानवी को? कुछ खिलाया पिलाया होगा, या तो ताई को ब्लैकमेल करता आ रहा होगा वो। लेकिन ब्लैकमेल करने जैसा क्या किया जानवी ने, और क्यों? अपना नाम गलत बताया उस लड़के ने, फिर भी ऐसे झूठ बोलने वाले लड़के पर भरोसा किया जानवी ने। 2 साल में पता नहीं चला किस तरह का लड़का है। गाड़ियां चोरी करता है, जेल जा चुका है। हम जैसे शरीफ लोगों का ऐसे अपराधियों से क्या लेना देना हो सकता? शायद 2 साल में जानवी को अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, शायद वो भी उस जाल से बाहर निकलना चाहती होगी। ऐसे वाकयात जब टीवी में देखता, अखबारों में पढ़ता, तो लगता कि ये दूसरों के साथ होता है, दूसरे शहरों में, दूसरे घरों में। कभी नहीं सोचा कि हमारी फूल जैसी बच्ची ऐसी हरकत का शिकार बन जाएगी। কচুরি তো 3 খানা কচুরি সিঙ্গাড়া চা মিষ্টি দিয়ে কিছু নয়। আচ্ছা, তাহলে আমি 3 খানা কচুরি ডালে সবজি। আপনাদের কি অর্ডার আছে? क्या क्या है? মাছে দেখো ইলিশ আছে, চিংড়ি আছে। सर, जानवी के पहले नंबर के रिकॉर्ड्स आ गए हैं। जानवी काफी लंबे टाइम से जावेद के टच में थी। पिछले 6 महीनों में इन दोनों के बीच कोई भी रेगुलर बातें नहीं हुई सर। इनफैक्ट जानवी की तरफ से तो पिछले 6 महीनों में जावेद के लिए एक भी कॉल नहीं हुआ है। ये एक मजबूत इशारा है कि जानवी जावेद के साथ अपना रिश्ता तोड़ना चाह रही थी, इसीलिए जानवी ने अपना नंबर भी बदला। हालांकि पूरी सच्चाई तो जावेद और माजिद के पकड़े जाने के बाद ही सामने आएगी। सर, जावेद और माजिद कोलकाता में है। कोलकाता में कोई है इनका? एक और चाचा है, साकिब शेख, पूना वाले अख्तर शेख का छोटा भाई। मैंने अख्तर से फोन करवाया था साकिब को। शाकिब, जावेद ने एक लड़की का कत्ल किया है और माजिद को उसमें फंसाया है। ये बहुत ही संगीन मामला है, हमारा पूरा खानदान पूरा फंसा है। आप कहाँ पे हो अख्तर भाईजान? मैं पुलिस थाने में हूँ और पुलिस तेरी आवाज सुन रही है। बता दे माजिद और जावेद कहाँ हैं? देख, उन्हें बचाने की कोशिश मत करना, वरना हम सब बहुत बुरे फंसेंगे। पुलिस को मालूम है कि माजिद और जावेद दोनों कलकत्ता में हैं। वो दोनों तेरे यहाँ है ना? हाँ हाँ भाईजान, कल ही आए हैं, बताया नहीं कुछ, कह रहे कि बस कलकत्ता घूमने के लिए आए हैं। मैं महाराष्ट्र पुलिस से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर माधुरी आचरेकर बोल रही हूँ। शाकिब,
को वहां से कहीं मत जाने देना, वरना हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी छोटे भाई। सर कोलकाता पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, थोड़ी देर में ही साकिब के घर पहुंचती होगी। ट्रांजिट कस्टडी की एप्लीकेशन फटाफट ले लो, शाम तक दोनों लॉकअप में चाहिए मुझे। कलकत्ता ऐसे ही चले आए तुम लोग घूमने के लिए? हाँ चाचा, बस ऐसे ही। चाचा, आफरीन अम्मी में से किसी का फोन आया था क्या? नहीं, अगर फोन आया होता तो मैं बताता ना तुमको। अब तुम्हारी बात हुई क्या? सब खैरियत तो है ना? खैरियत तो नहीं है चाचा। अब विरार में ना पूना में और ना वापिस कोलकाता में, और सुबह के चाचा में और अभी के चाचा में फर्क नजर आ रहा है। पूरी प्लानिंग के साथ आया था, चाकू साथ लाया, इस माजिद को भी साथ लेकर आया। जानवी टाल रही थी मुझे, दूर दूर रह रही थी मुझसे। वो तेरे साथ रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। हाँ, और यही सही नहीं कर रही थी जानवी। देखो टिश्यू पेपर नहीं हो ना, इस्तेमाल किया, कुचल कर फेंक दिया। हेलो जानवी, मुझे बहुत याद आ रही है तुम्हारी। हेलो हेलो, तुम सुन रही हो ना जानवी? क्या काम था जावेद? क्या बात है, मेरी आवाज सुनकर खुश नहीं हुई क्या तुम? ऑनेस्टली मुझे नहीं पता। ऐसे कैसे नहीं पता? तुम्हें पता है ना, ऐसे बिहेव मत करो जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है। अच्छा मैं बताऊं क्या हुआ है? मैं नागपुर में हूँ, नया जॉब लगा है मुझे। वो जो हार्डवेयर शॉप में कमा रहा था ना, उससे डबल पगार है, और यहाँ तो खर्चा भी कम है। तरक्की हुई है मेरी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और कुछ? मैं जानता हूँ तुम्हारा पारा क्यों चढ़ा हुआ। मैं तुम्हें यहाँ बिना बताए नागपुर चला आया इसलिए ना। जानवी, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। देखो वो क्या है ना, मैं झूठ, फिर से झूठ। यार कितना झूठ बोलोगे तुम जावेद? क्या झूठ जानवी? तुम जेल में थे कार चोरी करने के जुर्म में, और ये तुम्हारी पहली चोरी नहीं है, जानती हूँ मैं जावेद। हाँ मैंने कार की चोरी की, लेकिन वो मैंने हम दोनों के लिए की है ना। मैंने कहा था नहीं, मैंने मांगी थी कार तुमसे। ऐसी बात नहीं है जानवी, मैं हम दोनों के लिए पैसे जोड़ना चाहता हूँ, हम दोनों के फ्यूचर के लिए। जानवी का तो फ्यूचर सेट था ना सर, होटल मैनेजमेंट कर रही थी, टॉप की जॉब मिलती, स्कोप था आगे बढ़ने का। मेरा क्या, वही 5-6 हज़ार की नौकरी कर रहा था, बढ़ बढ़कर 8-10 हज़ार हो जाता, उससे ज्यादा क्या। ऐसे में तो कोई भी चाहेगा ना सर कि उसके पास काफी पैसा हो। अब कोई डिग्री विग्री थी नहीं मेरे पास, और बिजनेस करने का और कोई तरीका मालूम नहीं था। बिजनेस करना इतना आसान है क्या? और क्या बिजनेस करेगा तू? हार्डवेयर की शॉप डाल लेंगे, या तो फिर मोबाइल की दुकान डाल लेंगे। दुकान डालने के लिए भी ना पैसा चाहिए होता है, लोन चाहिए होता है। वो कौन लोन देगा तुझे, या फिर मुझे? क्यों नहीं देगा, पूरी दुनिया तो लोन लेती है यार। अपना नाम और मोइन नगर एरिया का पता डालेगा ना फॉर्म में, तो बैंक वाले देखना तो दूर, अपने ऑफिस में खड़ा तक नहीं करेंगे। क्या करूं सलमान, मुझे ना मेरे लाइफ में बहुत पैसा चाहिए, खुद का कुछ शुरू करना है, जिंदगी में ना ऊपर उठना है। एक काम हो सकता है। क्या? कोई भी धंधा शुरू करने से पहले रोकड़ा चाहिए, तो पहले रोकड़े का जुगाड़ करते हैं और फिर कोई धंधा डालेंगे। कैसा जुगाड़? गाड़ी उठाते हैं। गाड़ी की चोरी? इस समय एसयूवी की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है, और मुझे गाड़ियों का पोस्टमार्टम करना बहुत अच्छे से आता है, और इस धंधे में इन्वेस्टमेंट सिर्फ अपना ये शातिर दिमाग है। पहली बार जब तुमने नाम के बारे में झूठ बोला था ना, मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि जो आदमी नाम गलत बता सकता है वो काम तो गलत कर ही सकता है। अभी तुम कुछ भी बोल रही हो, समझो मैंने जो किया हम दोनों के लिए किया, हम दोनों के फ्यूचर के लिए किया। देखो जावेद, तुम मुझे अपना एक्सक्यूज मत बनाओ, और एक बात समझ लो, हम दोनों के बीच में अब कोई रिश्ता नहीं है। कोई और है क्या तुम्हारी लाइफ में? अगर हो भी
तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? यार तुमने मुझसे झूठ बोला, चोरियां की, जेल गए। मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। एक बात समझ लो, हम दोनों के बीच अब कुछ नहीं है और ना कुछ हो सकता है। मैं प्यार करता हूँ तुमसे, मर जाऊंगा मैं तुम्हारे बगैर। और मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी बितानी पड़ी तो मैं रोज मरूंगी किश्तों में, और मुझे ऐसी मौत का शौक नहीं है। मैं मूव ऑन कर चुकी, तुम भी कर लो, और आज के बाद मुझे फोन मत करना। हेलो जानवी, हेलो। सिर्फ एक गलती की थी मैंने, और जानवी ने मुझे अपनी लाइफ से उखाड़ कर फेंक दिया। जानवी ने भी सिर्फ एक गलती की थी, और उस गलती का नाम था जावेद शेख। वो तुझे अपने आप से दूर करके इस गलती को सुधार रही थी। क्या गलत कर रही थी? जानवी ने मेरे साथ नाइंसाफी की, बेवफाई की, और मैंने उसको उसकी सजा दी। इसमें क्या गलत किया मैंने? देख जावेद, मेरे हिसाब से तुझे एक चांस उसे देना बनता है भाई। अगर वो मेरे से रिश्ता तोड़ रही है ना, तो चांस देना बनता है, लेकिन किसी और से जोड़ रही है और इसीलिए तोड़ रही है ना, फिर कोई माफी नहीं बनती भाई। पहले वहां चलकर पता तो करते हैं, फिर तू देख ले, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। हाँ? वो मेरे फोन काटने लगी, फिर उसने नंबर चेंज किया। फिर भी मैं तैयार था उसको एक मौका देने के लिए। कितनी बार बोला, जो हुआ उसे भूल जा, लेकिन नहीं। जावेद, जानवी भी घर से निकली है और इसी तरफ से आ रही है। यही सही समय है। जानवी यार, कब तक टालोगी यार? गलत कर रही हो जानवी, देखो तुम। गलत मैं नहीं, गलत तुम कर रहे हो इस तरह मेरा पीछा करके। मैं तुम्हें क्लियरली बता चुकी हूँ, अब हमारे बीच में ना कोई रिश्ता है और ना ही होगा। यार मैं सुधरना चाहता हूँ यार, एक चांस दे दो यार प्लीज। क्या कर रही हो? नहीं जावेद, मैं अपने लिए एक ऐसी लाइफ नहीं चूज कर सकती जहाँ मुझे पता है कि आगे जाके मुझे सिर्फ पछतावा होगा। प्लीज मेरे रास्ते में मत आना, ठीक है? बाय। बाय? क्या बाय क्या बाय? तुम्हारे साथ अच्छी लाइफ बिताने के लिए जेल काटी है मैंने, अब ऐसे बाय बोल के पल्ला नहीं झाड़ सकती तुम। बाय जावेद। जानवी, जानवी, मेरे को बाय बोल के किसको हाय बोलने जा रही हो तुम? हाँ, कौन है वो? तुम्हारी बिरादरी का है? तुम्हारी हैसियत का है? नाम क्या है उसका? योगेश दलवी? जॉब करता है? वो सच बोलता है। खुश सोचा था मैंने, तुम नहीं सुधर सकते। पहले झूठ पे झूठ, फिर चोरी, और अब ये चाकू लेके आए हो मुझसे बात करने। जानवी, या तो तुम मेरी हो या तो तुम हो ही नहीं। जावेद सुनो, हाँ मैंने जानवी को मार डाला, उसका मोबाइल छिना, ये जानने के लिए कि उसका नया बॉयफ्रेंड कौन है और क्या चल रहा है उन दोनों के बीच। और तुझे फोन से कुछ नहीं मिला? कैसे मिलता? उसने सब कुछ मिटा दिया होगा। अपने आप से तो झूठ मत बोल जावेद। मैं सुधरना चाहता था, नई जिंदगी शुरू करना चाहता था जानवी के साथ। मेरा भी हक था। लाइफ इतनी सस्ती नहीं है ना कि कोई भी उठाकर फेंक दे। जैसे कि तूने माजिद की जिंदगी को फेंक दिया खतरे के दलदल में। और अपनी जिंदगी तो तूने पहले ही फेंक दी थी। जो भी हो, लेकिन जानवी मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती थी। जानवी ने सही पहचाना था तुझे। बस जानवी की गलती ये थी कि उसने अपने इस डर को अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ बांटा नहीं। शायद इसलिए क्योंकि उसे तुझसे डर नहीं था। उसे इतना तो पता था कि तू एक झूठे शख्स से एक चोर बन सकता है, लेकिन उसे इतना पता नहीं था कि तू इतना भी गिर सकता है कि एक चोर से एक खूनी बन सकता है, और खून भी उसी का करेगा। क्या हक बनता है अदालत का बीच में आने का?
उसने मेरी बच्ची को मार डाला, मैं उसे मार डालना चाहता हूं। क्या अदालत मेरी बच्ची को मुझे लौटाने वाली? हम अदालत में मजबूत चार्जशीट फाइल करेंगे। कोर्ट जावेद को कड़ी सजा देगा। क्या गारंटी है सर कि कोर्ट उसे सजा देगी? हाँ, शायद कोर्ट उसके साथ नरमी से पेश आए, ये कहकर कि पहली बार उसने इतना भयंकर गुनाह किया। और ये मीडिया वाले भटके हुए नौजवान का लेबल देकर उसे सभी के सामने पेश करेंगे। शायद कुछ समय के बाद ये छूट भी जाए। ये खूनी आराम से अपनी जिंदगी जिएगा। पर क्या मुझे मेरी बेटी मिलेगी? जावेद हमारे लिए एक मुजरिम है, कोई भटका हुआ नौजवान नहीं। ये बात हम अदालत के सामने रखेंगे। मेरी बच्ची जिंदगी को गले लगाना चाहती थी। सिर्फ 20 साल की थी सर। वो आसमान को छूना चाहती थी। इस जावेद ने उसे बेरहमी से मार डाला। खुद के साथ साथ तूने माजिद को भी क्रिमिनल बना दिया जावेद। हमारे पूरे खानदान पर क्रिमिनल का ठप्पा लगवा दिया। मुझे जो सही लगा मैंने किया, उसका अंजाम क्या होगा ये मैंने नहीं सोचा। माना मैंने गलती की, माना मुझे नहीं मारना चाहिए था जानवी को, लेकिन जानवी को भी मुझे धोखा नहीं देना चाहिए था। उसका धोखा इतना चुभ रहा है तुझे, और तूने जो हमारे साथ धोखा किया है उसका जरा भी एहसास नहीं है ना तुझे? आज तेरी वजह से हम दोनों ईमानदार और मेहनत का शौट थे। खूनी की माँ और खूनी की बहन कहलाती। क्यों मारा तूने जानवी को? जान क्या मिला तुझे उसे मारकर? सोच इस बारे में। वैसे भी यह बहुत वक्त है तेरे पास सोचने के लिए। जब कोई जुर्म होता है तब मुजरिम और पीड़ित के अलावा उनसे जुड़े लोगों को भी उसकी भरपाई करनी पड़ती है। मुजरिम के परिवार का हर सदस्य तो विरुद्ध भावनाओं के बीच झूल रहा है। एक तरफ उनमें निराशा है क्योंकि उनके किसी अपने ने एक भयंकर जुर्म किया, और दूसरी तरफ उसी मुजरिम के लिए लगाव भी है जो उन्हें उसे बचाने के लिए मजबूर करता है। पीड़ित का परिवार इस गहरे दर्द से समझौता कर रहा है, पर वो अपनी कमर भी कस रहा है अदालत में लड़ने के लिए, ताकि जानवी के साथ न्याय हो। वो जानवी जो अब कभी वापस नहीं लौटने वाली। जुर्म का रास्ता कोई भटका हुआ रास्ता नहीं होता। हर एक इंसान, हर एक जो भी इस रास्ते पर चला है वो ये जानकर चला है कि अंजाम क्या होगा। जावेद शेख खुद जिम्मेदार है अपने कुकर्मों के लिए। जानवी की मौत दुखद है, बेहद दुखद। हमें लगता है हर एक लड़की को ऐसे रिश्तों में आगे बढ़ने से पहले दोबारा सोचना चाहिए जहां आपसे पहली मुलाकात में झूठ बोला गया हो। पर अगर रिश्ता बन भी जाता है तो हमेशा ऐसे रिश्तों में से मिलने वाले इशारों को पहचानें और उन इशारों को अपनों से भी शेयर करें। मदद और सुरक्षा मांगने से बिल्कुल ना हिचकिचाएं। आप एक इंसान के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपने दृष्टिकोण से। पर उसके व्यक्तित्व में कोई एक चेहरा ढका हुआ था उसका? जी नहीं साहब, मुझे तो लगता है कि वो मेन मार्केट से जानवी का पीछा करता आ रहा था। कामले, लड़की शायद इसी दुकान में गई होगी। इस दुकान में जाकर पता करो, हो सकता है वो लड़का वहीं से उसका पीछा कर रहा हो। और चेक करो मार्केट में किस किस दुकान के बाहर सीसीटीवी लगा है। सर्जरी ऑन है, 3 डॉक्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं, पर हालत काफ़ी क्रिटिकल है। बच तो जाएगी ना? मुश्किल है, क्योंकि एक ही जगह लड़की को बार बार छुरा घोंपा गया है और सारी हथकड़ियाँ बाहर आ गई हैं। कल से जानवी की ट्रेनिंग शुरू होने वाली है लोनावला में।